अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर उस्मा। अस्सलाम वालेकुम अमरीन, कैसे हो? थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू बिस्मा फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू डॉक्टर आतिफ फॉर ज्वाइनिंग। वालेकुम अस्सलाम and always welcome Dr. Uzma. This is our own ICP, our own forum. So I'm always here to support ICP. वालेकुम अस्सलाम आर्या। वालेकुम अस्सलाम साबिर। ओके, वालेकुम अस्सलाम फातिमा आयशा। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम जाफ़िर। अच्छा, काफ़ी लोगों ने ज्वाइन कर लिया है, तो हम प्रोग्राम का जो है अब बाकायदा आगाज़ करते हैं। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर आतिफ, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। ओके, अब हम प्रोग्राम का जो है वो बाकायदा आगाज़ करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा प्रोग्राम का प्रोक्रेस्टिनेशन, यानी ताख़ीर, काम करने में डिले करना। प्रोक्रेस्टिनेशन या ताख़ीर किसी भी इम्पॉर्टेंट काम या टास्क जिसकी कंप्लीशन के लिए एक सर्टेन टाइमलाइन डिफाइंड होती है, ठीक है, हम उस काम को या तो शुरू कर लें, ठीक है, या उसकी कंप्लीशन को अवॉइड करते हैं। अच्छा, उन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के बजाय जो टास्क कंप्लीशन के लिए ज़रूरी हैं, हम अपना वक्त जो है वो गैर ज़रूरी एक्टिविटीज़ के अंदर जो है वो ज़ाया कर रहे होते हैं। थैंक यू सरवत फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू नेक नाम। थैंक यू मुमताज़, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। ओके, सो हम बात कर रहे थे प्रोक्रेस्टिनेशन। तो प्रोक्रेस्टिनेशन यानी ताख़ीर किसी भी इम्पॉर्टेंट काम या टास्क जिसकी कंप्लीशन के लिए एक सर्टन टाइमलाइन डिफाइंड है, उस काम को या तो हम शुरू कर लें, ठीक है, या उसकी कंप्लीशन को हम अवॉइड कर रहे होते हैं। और उन परफॉर्मेंस एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के बजाय जो टास्क कंप्लीशन के लिए ज़रूरी हैं, हमारा जो फोकस होता है वो उन गैर ज़रूरी एक्टिविटीज़ के ऊपर होता है जिनका ताल्लुक उस टास्क कंप्लीशन के साथ नहीं है, और जो बहुत गैर ज़रूरी और बहुत ट्रिवियल एक्टिविटीज़ होती हैं। मिसाल के तौर पे जैसे हम देखते हैं कि अक्सर स्टूडेंट्स करते हैं कि जब उनका असाइनमेंट बनाने के लिए बैठेंगे तो असाइनमेंट पे फोकस करने के बजाय जो है वो उस काम को छोड़ के वो सोशल मीडिया पे स्टूडेंट जो है अपने फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करने लग जाएंगे, व्हाट्सएप पे जो है वीडियो कॉल कर लेंगे या व्हाट्सएप चैट्स पे इंगेज हो जाएंगे। दिल गो ऑन द या बिल्कुल ही एक रैंडमली जाके यूट्यूब पे जाके या फेसबुक पे जो है वो सिंपली रोल डाउन कर रहे हैं और दे आर सीइंग कि क्या चल रहा है वहाँ पे, एंड दे स्पेंड देयर टाइम इन दोज एक्टिविटीज़। एंड जो आपकी बेसिकली टास्क जिस पे आपको फोकस करना है, ठीक है, ये जो आपका एक था कि मुझे ये काम कंप्लीट करना है, ठीक है, यू कम्प्लीटली अवॉइड दैट या यू डिले दैट। अच्छा, जो प्रोक्रेस्टिनेटर्स होते हैं उन्हें इस चीज़ की रियलाइजेशन होती है कि दे हैव अ सर्टेन टास्क और दे हैव अ सर्टेन टास्क दैट नीड्स टू बी डन इन अ टाइम फ्रेम, लेकिन वो आखिरी दिन तक, लास्ट मोमेंट तक जो है वो उस टास्क को डिले करते रहते हैं, और फिर एज अ रिज़ल्ट होता ये है कि वो फिर इमोशनल डिस्ट्रेस, डिस्कम्फर्ट का शिकार होते हैं, और वो लास्ट मोमेंट में स्ट्रेस में और प्रेशर के अंदर जो है उस एक्टिविटी को जो है वो परफॉर्म करते हैं। अच्छा, प्रोक्रेस्टिनेशन जो है वो एक डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर, डिस्ट्रक्टिव हैबिट है जो आपके जो भी प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे होते हैं बिहेवियर, द पीपल हु प्रोक्रेस्टिनेट, वो उनकी लाइफ में उनको डिफरेंट एकेडमिक, करियर, पर्सनल एंड रिलेशनशिप डिफ़िकल्टीज़ जो है वो क्रिएट करता है। अच्छा, अगर हम कॉन्सिक्वेंसेस या डिफ़िकल्टीज़ की बात करें तो इसमें जैसे मैंने कहा कि कुछ पर्सनल डिफ़िकल्टीज़ भी होती हैं, तो पर्सनल डिफ़िकल्टीज़ के अंदर हम कह सकते हैं कि इंटरनल कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो फेस करते हैं। लाइक यानी जैसे आपका कोई प्रोजेक्ट है, आप वो कंप्लीट नहीं कर पाए, एज अ स्टूडेंट आपकी कोई असाइनमेंट थी, आपका टेस्ट है, आपका एग्ज़ाम है, आपने वो वक्त पे नहीं किया, ठीक है, उस सूरत में फिर जो है आप जब आपने मिस कर दी डेडलाइन, यू कुडंट सबमिट योर असाइनमेंट, तो फिर उस सूरत में जो है आप जो है वो है एंगर है, फ्रस्ट्रेशन है, रिजेंटमेंट है, ये आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। फिर डिस्पेयर है, रिग्रेट है, बाज़ फिर जब आप नहीं कंप्लीट कर पाते, डेडलाइंस मीट नहीं कर पाते हैं, तो यू सेल्फ ब्लेम यानी सेल्फ क्रिटिसिज्म आप शुरू कर देते हैं। थैंक यू शफक, हिना हमीद, मारिया फॉर ज्वाइनिंग। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर शफक। सो करियर रिलेटेड डिफ़िकल्टीज़ के अंदर पुअर प्रोडक्टिविटी एट वर्क प्लेस है,
आपकी जो अप्रेजल रिपोर्ट है वो ख़राब हो जाती है, बिकॉज आप टास्क जब कंप्लीट नहीं करते जो साइन की गई हैं आपको, ठीक है, यू डोंट कंप्लीट दोज ऑन टाइम, तो आपकी ACR जो एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट होती है वो ख़राब हो जाती है। अच्छा, कुछ लोगों के प्रमोशंस रुक जाते हैं इसकी वजह से, सो वर्क प्रोडक्टिविटी ओवरऑल इफेक्ट होती है। ये तो थी कि जो करियर रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं। अच्छा, इसी तरह से जो होम मेकर्स हैं, ख़वातीन हैं, ठीक है, उनके जो रोज़मर्रा के घर के काम हैं वो कंप्लीट नहीं हो पाते, इस्त्री करनी है, बर्तन धोने हैं, ठीक है, वो इतना टाइम जो है वो, यानी आपको मालूम भी है कि ये काम आपको करना है, आपको ये भी मालूम है कि मुझे शाम से पहले जब से बच्चे घर वापस आते, या जैसे है कि शाम को मुझे दूसरे काम भी करने हैं, यू नो कि यू हैव अ डेडलाइन टू परफॉर्म दीज एक्टिविटीज़, लेकिन आप उन्हें इंटेंशनली डिले किए जा रहे होते हैं। अच्छा, एकेडमिक डिफ़िकल्टीज़ के अंदर अगर हम बात करें तो स्टूडेंट्स की लाइफ्स के अंदर उनको उनकी जो असाइनमेंट्स उन्हें मिले हुए हैं, दे fail to complete those assignments, inability to complete projects on time within deadline वो projects को complete नहीं कर पाते हैं, एग्ज़ाम्स में फेल हो जाते हैं, ठीक है। इसी तरह से जो है जब एग्ज़ाम्स या टेस्ट के लिए पढ़ना है तो वो स्टडी प्रॉपर नहीं कर पा रहे होते हैं। सो दिस कुड बी वन बिहेवियर, दिस कुड बी द एकेडमिक डिफ़िकल्टीज़ जो प्रोक्रेस्टिनेशन की सूरत में जो है स्टूडेंट्स फेस कर रहे होते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो है रिलेशनशिप डिफ़िकल्टीज़ जो हैं कैन बी एक्सपीरियंस्ड पर्टिकुलरली ड्यू टू द प्रोक्रेस्टिनेटरी बिहेवियर, स्पेशली जब कपल्स जो हैं या घर के अफराद जो हैं, ठीक है, उनमें जो घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, टास्क हैं, उनकी डिवीज़न हुई होती है। थैंक यू डॉक्टर माजिद फॉर ज्वाइनिंग, ठीक है, थैंक यू मदीहा शफक फॉर ज्वाइनिंग। तो जो बेसिकली रिलेशनशिप डिफ़िकल्टीज़ की हम बात कर रहे थे कि जब घर की टास्क या जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो कपल्स में या जो घर के अफराद हैं उनमें उनकी डिवीज़न हुई होती है, ठीक है, यानी वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को शेयर करते हैं। तो एक पार्टनर या कुछ अफराद तो घर की अपनी जिम्मेदारियों को बहुत बाखूबी निभा रहे होते हैं, लेकिन कुछ अफराद ऐसे होते हैं या एक पार्टनर ऐसा है कि जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को जो है वो डिले किए जा रहा होता है, वो उसको फुलफ़िल नहीं कर रहा होता है। तो जब वो फुलफ़िल नहीं कर रहा होता है तो समटाइम्स उसके हिस्से का काम भी उसको करना पड़ता है जो कि अपनी जिम्मेदारियों को बाखूबी निभा रहे होते हैं। तो फिर इस सूरत में एक आर्ग्यूमेंट्स भी हो जाते हैं अक्सर फैमिलीज़ के अंदर। और अगर ये प्रोक्रेस्टिनेटरी बिहेवियर कंटिन्यूड रहता है, यानी हर दफ़ा ऐसा ही होता है कि वो अपनी शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा नहीं करते हैं, तो उस सूरत के अंदर फिर ये होता है कि जो कपल्स हैं उनमें आपस के अंदर जो है एक रिजेंटमेंट, एंगर और एक फ्रस्ट्रेशन डेवलप हो जाती है, एंड विच ऑब्वियसली इफेक्ट्स देयर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, जो है ओवरऑल इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स को फिर वो नेगेटिवली जो है वो इफेक्ट करता है, रिस्ट्रेंट रिलेशनशिप्स हो जाते हैं, फिर कम्युनिकेशन गैप आ जाता है बीच में। अच्छा, ये तो थी प्रोक्रेस्टिनेशन की डार्क साइड, जिस पे हमने बात की कि प्रोक्रेस्टिनेशन की क्या पर्सनल कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, एकेडमिक रिलेटेड कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, वर्क रिलेटेड हो सकते हैं, रिलेशनशिप रिलेटेड कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। एक पर्सपेक्टिव ये भी है कि प्रोक्रेस्टिनेशन जो है उसकी पॉजिटिव साइड भी है। पॉजिटिव साइड ये है कि जो आपका प्रोक्रेस्टिनेटरी बिहेवियर है वो बेसिकली आपके लिए एक स्ट्रेस रिलीफ का काम करता है, ठीक है, या वक्ती तौर पे आपके लिए एज अ कोपिंग स्ट्रैटेजी, अवॉइडेंट रिस्पॉन्स या अवॉइडेंट कोपिंग स्ट्रैटेजी के तौर पे जो है वो दैट वर्क्स। सो जब वो स्ट्रेस रिलीफ करता है या आप एज एन अवॉइडेंट कोपिंग स्ट्रैटेजी यूज़ करते हो तो फर्दर टाइम बीइंग जो चीज़ आपके लिए स्ट्रेसफुल होती है, फ्रस्ट्रेशन, डिस्कम्फर्ट क्रिएट कर रही होती है, डिस्पेयर क्रिएट कर रही होती है, तो आप उसको प्रोक्रेस्टिनेट करके यू अवॉइड बेसिकली दैट इमोशनल एक्सपीरियंस। तो उस तरह से दिस इज़ द पॉजिटिव साइड। बट ये जो उसके जो पॉजिटिव साइड ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन है ये टेम्पररी है, लाइक इसके लॉन्ग टर्म बेनिफिट नहीं है, इन द लॉन्ग टर्म इट नेगेटिवली इफेक्ट्स वंस पर्सनस लाइफ। तो इसलिए जो है कैसे हाउ प्रोक्रेस्टिनेशन फंक्शन एज अ कोपिंग रिस्पॉन्स, फंक्शंस एज अ मूड को बेहतर बनाने के लिए, स्ट्रेस रिलीफ के तो काम करती है, इस पे जो है बेसिकली हम उस पर मैं आगे चल के बात करूँगी। अच्छा, थैंक यू फॉर हुमैरा, जैसे आपने सवाल पूछा कि मियाँ बीवी के रिलेशन ख़राब होने की वजह से बच्चे बहुत डिस्टर्ब होते हैं, इसके लिए उन्हें क्या करना चाहिए। आई वुड सजेस्ट कि डॉक्टर उज़मा अली ने जो है रिलेशनशिप के ऊपर एक जो है लास्ट वीक में उन्होंने एक प्रोग्राम कंडक्ट किया था, उनमें बहुत हेल्पफुल स्ट्रैटेजीज़ उन्होंने सजेस्ट की थी, तो आई वुड सजेस्ट कि आप वो प्रोग्राम देख लें। अगर वकास यहाँ हैं तो वकास आई वुड रिक्वेस्ट कि मिस हुमैरा कलीम से जो है वो आप वो शेयर कर लीजिए, प्रोग्राम का जो लिंक है वो शेयर कर दीजिए। थैंक यू डॉक्टर गजाला फॉर ज्वाइनिंग अस, इट्स अ रियल प्लेजर टू सी यू हियर। सो डॉक्टर गजाला जो है मेरी मास्टर्स में टीचर रही हैं और लाइक शी इज़ द वन ऑफ द सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर मी एंड हु आई एम टुडे। तो शी इज़ वन ऑफ द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड दैट। सो थैंक यू मैम फॉर ज्वाइनिंग, इट्स अ रियल प्लेजर टू सी यू हियर। सो प्रोक्रेस्टिनेशन के पैटर्न को ब्रेक करने के लिए
ज़रूरी है कि हमें इसकी यानी जो प्रोक्रेस्टिनेशन का साइकिल है इसको या पैटर्न है इसको ब्रेक करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि इसके नतीजे में जो हम एकेडमिक प्रोफेशनल जो पर्सनल डिफ़िकल्टीज़ एक्सपीरियंस करते हैं, अगर हम इनको इस प्रोक्रेस्टिनेशन को एड्रेस नहीं करते हैं तो ये डिफ़िकल्टीज़ जो हैं दे कैन बी अ रीज़न फॉर डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। अब मैं फर्दर आगे जो है मेंटल इलनेसेस को भी लीड कर सकता है। सो टू ब्रेक द पैटर्न ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन, सबसे पहले तो वी नीड टू नो कि लोग प्रोक्रेस्टिनेट करते क्यों हैं, यानी प्रोक्रेस्टिनेशन की क्यों जाती है। सो सबसे पहला जो है रीज़न, उसके कुछ रीजंस हैं, यानी प्रोक्रेस्टिनेशन की कोई एक सिंगल कॉज नहीं है, द कॉजेज आर मल्टीफेसेटेड, यानी एक से ज़्यादा कॉजेज हैं। सो टाइम कंस्ट्रेंट को सामने रखते हुए मैं कुछ जो मेजर रीजंस हैं, कॉजेज हैं फॉर प्रोक्रेस्टिनेशन, उन पे बात करूँगी, जो कि बेसिकली रिलेटेड हैं एकेडमिक, प्रोफेशनल एंड जो टाइम रिलेटेड जो वो है पर्सनल रिलेटेड, डोमेन से रिलेटेड कॉजेज हैं, मैं उन पे बात करूँगी। सो प्रोक्रेस्टिनेशन की एक कॉज ये है, थैंक यू प्रोफेसर डॉक्टर नसरीन असलम शाह फॉर ज्वाइनिंग। सो प्रोक्रेस्टिनेशन कैन बी अ मॉडल बिहेवियर। प्रोक्रेस्टिनेशन जो है वो मॉडल बिहेवियर भी हो सकता है। मैं एक जो है उस डोमेन पे अलग अलग से बात करूँगी। मैं सिर्फ अभी मेंशन कर दूँ कि कौन कौन सी कॉजेज़ हैं। सेकेंड कॉज प्रोक्रेस्टिनेशन की पुअर टाइम मैनेजमेंट्स हैं या प्लानिंग स्किल्स हैं। थर्ड रीज़न जो है वो फियर एंड एंग्जाइटी है रिलेटेड टू evaluation are related to failure. फोर्थ जो कॉज है प्रोक्रेस्टिनेशन की वो है टास्क एवर्सिवनेस। ठीक है, यानी जो टास्क आपको की गई है वो आपके लिए इंतहाई नाखुशगवार है, आप उसे करना नहीं चाहते हैं। अनदर कॉज, फिफ्थ कॉज इज अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस एंड परफेक्शनिज्म। सिक्स्थ जो है सर्टन मेंटल इलनेसेस कैन बी द रीजन फॉर प्रोक्रेस्टिनेटरी बिहेवियर। अच्छा, सबसे पहले मैंने कहा कि प्रोक्रेस्टिनेशन जो है वो मॉडल्ड बिहेवियर है। ठीक है, यानी इट्स मॉडल बिहेवियर, यानी इसका मतलब ये है कि ये बिहेवियर आपने अपने इर्द गिर्द की जो इन्वायरमेंट है आपने उनसे लर्न किया। मे बी कि आपके पेरेंट्स प्रोक्रेस्टिनेट करते थे, आपके सिबलिंग्स प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। ठीक है, ये जो आपके लव वंस हैं दे प्रोक्रेस्टिनेट, इसके अलावा पेरेंट्स और सिबलिंग्स के अलावा हैं। मे बी यू लिव इन अ जॉइंट फैमिली, यू हैव सीन सम ऑफ योर अंकल्स, खाला, मामू, फुप्पो, इनमें से किसी को आपने प्रोक्रेस्टिनेट करते हुए देखा है। बिकॉज यू आइडेंटिफाइड विद देम, तो आप वो बिहेवियर इमिटेट कर लेते हैं, यानी कॉपी कर लेते हैं। सो द गुड थिंग अबाउट द मॉडलिंग एंड इमिटेशन इज, इसका मतलब है कि अगर हमने किसी को देख के कोई अनहेल्दी पैटर्न लर्न किया है, सो वी कैन ऑलवेज एंड वी नो कि ये जो पैटर्न है दिस इज कॉजिंग कॉन्सिक्वेंसेज फॉर अस, ये हमारी लाइफ को नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहा है। तो हम इन जो पैटर्न्स हैं, इन जो मॉडल्स हमने लर्न किए हुए हैं, जो पैटर्न हम लर्न कर चुके हैं, हम उसको अनलर्न कर सकते हैं। और उसको अनलर्न करके हम उसकी जगह उन लोगों को, लाइक हमारी लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं लाइक जिनके बहुत अच्छे टाइम मैनेजमेंट स्किल्स होते हैं, जिनकी प्लानिंग एबिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं, तो वी हैव टू लुक अराउंड कि वो कौन लोग हैं जिनकी जो मैनेजमेंट स्किल्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, प्लानिंग एबिलिटी बहुत अच्छी है, वो अपने काम को जो है वक्त पे जो है वो कंप्लीट कर लेते हैं। सो इंस्टेड ऑफ मॉडलिंग दोज पीपल या दोज जो आपके लव वंस हैं कि जिनके अनहेल्दी पैटर्न्स हैं, हमें उन लोगों को फाइंड आउट करना चाहिए कि जिनके टाइम मैनेजमेंट स्किल्स बहुत अच्छे हैं, तो उनको हमें जो है बेसिकली मॉडल करना चाहिए। तो वी कैन ऑलवेज अनलर्न द ऑलरेडी लर्न अनहेल्दी पैटर्न, और न्यू जो पैटर्न है हम उसको लर्न कर सकते हैं, मॉडल कर सकते हैं। सेकेंड, जैसे मैंने कहा कि पुअर टाइम मैनेजमेंट स्किल्स हैं, सो यानी प्लानिंग एबिलिटी है। ठीक है, अच्छा, जो लोग प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, ठीक है, दे डोंट नो हाउ टू मैनेज देयर टाइम, क्योंकि उनके मैनेजमेंट स्किल्स बहुत पुअर होते हैं, उन्होंने एक्वायर ही पुअर मैनेजमेंट स्किल्स किए होते हैं, और उनकी जो प्लानिंग एबिलिटी होती है वो भी जो है वो पुअर होती है। सो अक्सर बिकॉज दे डोंट हैव लाइक प्लानिंग एबिलिटी, दे आर नॉट ऑर्गेनाइज्ड, इतना ऑर्गेनाइज नहीं होते, तो दे आर अनक्लियर अबाउट देयर गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स, प्रायोरिटीज़ इन लाइफ। तो जब उन्हें अपनी प्रायोरिटीज़ का नहीं पता, ऑब्जेक्टिव्स का नहीं पता, ठीक है, मेरे गोल्स क्या है लाइफ में इसका नहीं पता, तो एज अ रिजल्ट क्या होता है कि दे कैन नॉट डिटर्मिन और डिसाइड कि कौन सी टास्क उनके लिए इम्पॉर्टेंट हैं करनी और कौन सी टास्क जो हैं वो उनके लिए अनइम्पॉर्टेंट है। तो अक्सर ये होता है कि वो टास्क जो कि अनइम्पॉर्टेंट है, जैसे मैंने कहा कि टास्क असाइनमेंट लेके बैठे हैं बिकॉज यू डिडंट प्लान, यू डिडंट मेक अ शेड्यूल फॉर यू, आपने अपने लिए प्लान नहीं बनाया, शेड्यूल नहीं बनाया, तो अब आपको ये समझ नहीं आता
कि अब आपको ये पता नहीं है कि मुझे कौन सी टास्क को इस वक्त इम्पॉर्टेंस देनी है, ठीक है, तो उसमें आप गैर ज़रूरी ट्रिवियल एक्टिविटीज़ पे अपना टाइम स्पेंड कर देते हैं और अब एक्चुअल जो टास्क है उस पर करने के लिए आपके पास टाइम कम बच जाता है, या लास्ट आवर्स में आप जब लेके बैठते हैं तो यू डोंट नो हाउ टू डू दैट। अच्छा, इसमें जो है जैसे मैंने कहा कि क्योंकि पुअर प्लानिंग एबिलिटी होती है, दे कैन नॉट डिटर्मिन और डिसाइड कि कौन सी वाली जो एक्टिविटीज़ इंपॉर्टेंट हैं और कौन सी जो है टास्क उनके लिए अनइम्पॉर्टेंट हैं, तो एक को कॉन्फ्लिक्ट की स्टेट में भी रहते हैं, सो इनडिसाइसिव भी रहते हैं कि क्या करूं और क्या नहीं करूं, क्योंकि देयर इज़ नो प्लान, प्रीवियस प्लान नहीं है, ठीक है, कोई शेड्यूल नहीं है। तो ये जो इनडिसाइसिवनेस और कॉन्फ्लिक्टिंग स्टेट है, ये उनके लिए डिस्कम्फर्ट का बायस भी बनती है। सो कोपिंग जो है वो उसके लिए जो है यस मैम, मैं रिलेशनशिप विद लो मूड एंड डिप्रेशन जो है उस पर भी रिफ्लेक्ट करूंगी, ठीक है, मैंने एक मेंटल इलनेसेस के साथ पॉइंट जो है वो ऐड किया, तो आई टॉक अबाउट दैट टू। सो इनडिसाइसिव और कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशंस से फिर वो क्योंकि वजह से जो डिस्कम्फर्ट कॉज हो रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो उस डिस्कम्फर्ट से बाजू का डिले को डील करने के लिए दे यूज प्रोक्रेस्टिनेशन एज एन अवॉइडेंट कोपिंग, यानी एज एन अवॉइडेंट रिस्पॉन्स यूज करते हैं, क्योंकि जब आप काम नहीं करेंगे, डिले करेंगे, यू वॉन्ट फील द स्ट्रेस। अच्छा, इसके लिए जो है टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि इट्स अ वेरी ब्रॉड फील्ड एंड इंशाल्लाह फ्यूचर में आई विल बी कंडक्टिंग एक प्रोग्राम जिसमें मैं आपको जो गुड टाइम मैनेजमेंट स्किल्स हैं वो क्या हो सकते हैं और किस तरह से एक प्लानिंग एबिलिटीज़ यानी आप अपना शेड्यूल कैसे डेवलप कर सकते हैं, उस पर मैं एक अलग से प्रोग्राम कंडक्ट करूंगी, क्योंकि अगर हम इस टाइम मैनेजमेंट पे आज के सेगमेंट में बात करेंगे तो ये बहुत प्रोलॉन्ग हो जाएगा और बाकी जो बेसिकली कॉजेज़ हैं वो जो है मिस्ड हो जाएंगी। तो टाइम मैनेजमेंट पे हम बाद में बात करेंगे। अभी इसके लिए मैं आपको कुछ हेल्पफुल स्ट्रैटेजीज ये बताती हूँ कि आपके जो डेली के टास्क हैं वो वीकली हैं या आपके डेली बेसिस पे हैं, ठीक है, मेक अ लिस्ट ऑफ टू डू लिस्ट कि मुझे कौन कौन से काम करने हैं, ठीक है। उस काम के बाद उसमें से आप उसको जो है उसकी एक सेपरेट यानी जब लिस्ट आउट कर लें तो मेक 2 सेपरेट कॉलम्स, एक में वो लिखें द थिंग्स विच आर अर्जेंट टू डू, जो इम्पॉर्टेंट करने वाली है, और जो अनइम्पॉर्टेंट है यानी जिनको फर्दर टाइमिंग डिले किया जा सकता है उनका डिफरेंट कॉलम बनाएं। उसके बाद फिर जो इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज़ हैं असाइन देम अ टाइम लाइन, ठीक है। हम में से बहुत सारे लोग जो हैं लाइक उनकी हैबिट है कि जब तक वो कोई अपने लिए डेडलाइन अपने लिए यानी हम खुद नहीं मुख्तस करते या हमारे इर्द गिर्द वाले हमें डेडलाइन नहीं देते हैं, तब तक इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट कि हम जो है काम को इनिशिएट करें। तो एक वो जो आप वो बनाइए कि लाइक किस तरह से जो टास्क है उसको इम्पॉर्टेंट टास्क जो है उसको एक डेडलाइन दीजिए, प्लस जो इम्पॉर्टेंट टास्क है उसके क्या कॉम्पोनेंट्स हैं, यानी उस टास्क को भी फर्दर जो है स्टेप्स में ब्रेक डाउन कीजिए, क्योंकि बाज़ ये होता है कि प्रोजेक्ट या असाइनमेंट इतनी लंबी होती है कि हमें जो है जैसे एक तो मैंने कहा कि यही पता नहीं होता कि कितना टाइम एलोकेट करना, और बाज़ वो इतना लंबा होता है कि उसका सोच के ही जो है आपको इतना स्ट्रेस हो रहा होता है कि मैं कैसे शुरू करूँगी, मैं क्या करूँगी। तो फर्स्ट मेक एन आउटलाइन फॉर दैट प्रोजेक्ट, ठीक है, अगर आप ऑफिस वर्कर हैं या अगर आप स्टूडेंट हैं तो मेक एन आउटलाइन ऑफ दैट प्रोजेक्ट और दैट जो टास्क आपकी है उसकी आउटलाइन बनाइए और फिर उस आउटलाइन को यानी ब्रेक डाउन कीजिए और जो स्मॉल चंक्स हैं उन स्मॉल चंक्स को थोड़ा थोड़ा करके कीजिए। तो जब आप वो थोड़ा थोड़ा करके करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा भी नहीं होगा, ठीक है, और वो फिर आपके लिए डिफ़िकल्टी भी नहीं होगी। सो दिस इज़ वन ऑफ द स्ट्रैटेजी कि आप किस तरह से अपने शेड्यूल को मैनेज कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, डॉक्टर गजाला ने जो है एक पॉइंट रेज किया कि रियलिस्टिक एंड अचीवेबल गोल्स एंड प्रायोरिटाइजिंग विद एन एक्शन प्लान, वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने कहा कि मैं टाइम मैनेजमेंट पे गोल फॉर्मुलेशन पे भी इंशाल्लाह आई विल बी कंडक्टिंग जो है प्रोग्राम। गोल्स जो हैं आपके उस स्मार्ट क्राइटेरिया पे पूरे उतरने चाहिए, दे शुड बी स्पेसिफिक, यानी इसका मतलब है कि आपको ये पता होना चाहिए, जैसे मैंने कहा कि आउटलाइन आपके पास होनी चाहिए कि व्हाट आई एम सपोज टू डू। मुझे ये तो पता हो कि मुझे प्रोजेक्ट करना है, तो इस प्रोजेक्ट के अंदर वो कौन से स्टेप्स हैं जो मुझे एग्जीक्यूट करने हैं। फिर उसके बाद वो मेजरेबल, क्या वो जो मैंने स्टेप्स लिखे हैं क्या वो मेजर उनको मैं कर भी सकती हूँ या नहीं। बाज़ ये होता है कि आपके अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं है। मे बी फॉर इंस्टेंस आई डोंट नो हाउ टू यूज़ एक्सेल, मुझे एक्सेल यूज़ करना नहीं आता और जो मेरा प्रोजेक्ट है वो मुझे एक्सेल पे ही करना है। तो इसका मतलब है कि अभी मुझे इसका मतलब ये है कि मैंने ये तो कहा कि हाँ अगर मुझे आता है एक्सेल यूज़ करना तो यस मैं आराम से कर लूँगी। अगर मुझे यूज़ करना नहीं आता तो इसका मतलब है मुझे अपना टाइम एलोकेट करना होगा कि मुझे किसी से हेल्प लेनी है, गाइडेंस लेनी है हाउ टू यूज़ एक्सेल, तो वो भी टाइम टाइम एलोकेशन होना चाहिए, ठीक है। फिर आपके अचीवेबल होने चाहिए, ठीक है, इसका मतलब ये है कि अटेनेबल होने चाहिए, वो गोल्स रियलिस्टिक गोल्स होने चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर मैंने अपने वेट लॉस के लिए बनाया कि मैं 1 महीने के अंदर 30 kg वेट लूज़ करूँगी, ह्यूमनली पॉसिबल है कि 1 मंथ के अंदर आप 30 kg वेट लूज़ करें, इट्स नॉट पॉसिबल। तो समटाइम्स जो है हम वो गोल्स अपने लिए बनाते हैं कि जो अटेनेबल ही नहीं है। तो जब वो अटेनेबल नहीं होते हैं, ज़रा लूजिंग अ 30 kg वेट इन 1 मंथ,
ठीक है। अगर किस में भी हो सकता है कि आप बहुत सिवियर डाइट करें, बिल्कुल ही खाना पीना छोड़ दें, वर्कआउट भी करें, वॉक भी करें, जिम भी करें, यू आर डूइंग एनी मीन्स के ऑल एक्टिविटीज़ के साथ देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आप ये करें, बट उसके ऑब्वियसली दूसरे अनहेल्दी कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। तो अब अगर इसका मतलब है कि ये जो मेरा जो है वो अटेनेबल नहीं है, तो इसका मतलब है गोल क्या मैं अटेन जो मैं बना रही हूँ क्या वो अटेन भी कर सकती हूँ। रियलिस्टिक, अगेन जैसे मैंने पहले वाला कहा कि क्या मैं उसको अचीव भी कर सकती हूँ। रियलिस्टिक का मतलब ये है कि मुझे ये सोचना चाहिए कि मैं इस 1 मंथ के अंदर कितना वेट लूज कर सकती हूँ, ठीक है, मैं कितना लूज कर सकती हूँ। दैट शुड बी द पार्ट ऑफ दैट कि आपने जो है कितना जो है करना है। फॉर इंस्टेंस कि मैंने ये बना लिया कि 1 मंथ के अंदर मुझे 3 kg लूज करना है। नाउ दिस मेक्स सेंस, दिस इज रियलिस्टिक। या डेली मैं कहूँ कि मैं 4 घंटे एक्सरसाइज करूँगी, जिम करूँगी, 4 घंटे एक्सरसाइज, जिम इज़ नॉट पॉसिबल। तो रियलिस्टिक मीन्स कि इसका मतलब है मैक्सिमम में 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे कर सकती हूँ। 3 घंटे भी इज टू मच, ठीक है, क्योंकि अगर आप ये पैटर्न बनाएंगे, यानी रियलिस्टिक का मतलब ये है कि वो होने चाहिए जो रियलिटी बेस्ड हों, जो लॉजिकल हों और जिनको आप कंटिन्यू भी कर सकें, ठीक है। और टाइम बाउंड, लास्ट वाला जो क्राइटेरिया है दैट शुड बी कि आपके जो गोल्स हैं वो टाइम बाउंड होने चाहिए, ठीक है। तो अब टाइम बाउंड के लिए जो है, यानी इसका मतलब है कि मुझे एक स्पेसिफिक डेडलाइन का पता होना चाहिए कि व्हेन आई कैन अचीव दोस, यानी मुझे कौन सी डेडलाइन है जब तक मुझे ये काम कंप्लीट करना है। तो ये स्मार्ट क्राइटेरिया जो है, इस पर गोल फॉर्मुलेशन पे कुछ और भी हैं, एंड किस तरह से हाउ टू मेक एक्शन प्लान विच रियली वर्क्स। इस पे जो है फ्यूचर में हम गोल सेटिंग के ऊपर भी कोई एक सेगमेंट करेंगे, ठीक है, उस पर हम इस पे डिटेल पे बात करेंगे। अच्छा, अब ये तो हो गया पुअर टाइम मैनेजमेंट। तो टाइम मैनेजमेंट पे और गोल सेटिंग पे आई सेड कि आई विल बी कंडक्टिंग अ डिटेल प्रोग्राम, फाइन। सो आपको जो है एक और जो तीसरी बड़ी वजह है प्रोक्रेस्टिनेशन की, वो है टास्क अवर्सिवनेस, यानी जो काम आपको करना है वो आपके लिए इतना नाखुशगवार है, ठीक है। बीइंग अ स्टूडेंट, बीइंग अ होम मेकर, बीइंग अ प्रोफेशनल, वो इतना नाखुशगवार है कि आप वो करना ही नहीं चाहते हैं, ठीक है, अब आपका दिल ही नहीं चाहता उसे करने को। सो रिमेंबर, यानी जो काम आप कर रहे हैं वो आपके लिए कितना प्लेजेंट है, कितना अनप्लेजेंट है, कितना इंजॉयबल है, कितना अनएंजॉयबल है, ये डिटर्मिन करता है कि वो टास्क आप उसको कैरी आउट करेंगे, वो एग्जीक्यूट करेंगे या नहीं करेंगे। सो टास्क एट हैंड अगर किसी शख्स के लिए अनएंजॉयबल है, यानी जितनी ज़्यादा वो अनएंजॉयबल होगी, जितनी ज़्यादा वो उसके लिए अनप्लेजेंट होगी, उतने ही चांसेस हैं कि वो प्रोक्रेस्टिनेट करेगा, वो उस टास्क को डिले करेगा। अक्सर बाज़ ऐसा भी होता है कि जो टास्क है उसकी हमारे लिए कोई पर्सनल रेलिवेंस नहीं होती है, यानी कोई पर्सनल मीनिंग नहीं होता है। तो अगर टास्क आपके लिए पर्सनली रेलिवेंट नहीं है, पर्सनल मीनिंग नहीं है उसका, यानी बाज़ ऐसे होता है कि हमारे जो गोल्स हमारी लाइफ में वो हमने सेट नहीं किए होते हैं, ठीक है, वो हमारे लिए दूसरों ने सेट किए होते हैं, ठीक है। और या फिर ये होता है कि हमारे जो बेसिकली हमारे अपने गोल्स नहीं है, हम किसी दूसरे का गोल है, हम उसके गोल का पार्ट हैं। मिसाल के तौर पे जैसे मैंने कहा कि दूसरों ने हमारे लिए सेट किए होते हैं। अक्सर पेरेंट्स डिसाइड करते हैं कि बच्चों को कौन सी एकेडमिक फील्ड के अंदर जाना है, बच्चा वो फील्ड नहीं लेना चाहता, ठीक है। फॉर इंस्टेंस बच्चा चाह रहा है कि उसको कंप्यूटर साइंस लेना है, बट पेरेंट्स को लगता है कि नहीं, उसको इंजीनियरिंग में जाना चाहिए। तो पेरेंट्स ने ज़बरदस्ती जो है उसको एडमिशन करा दिया उसका इंजीनियरिंग के अंदर, जाना उसको कंप्यूटर साइंस में था। अब ही डजंट लाइक इंजीनियरिंग, अब जब उसे वो पसंद नहीं है, वो टास्क वो कैसे उस एकेडमिक एक्टिविटीज़ पे कॉन्सेंट्रेट करेगा। येस, पेरेंट्स मेक अ गुड डिसीजन फॉर चिल्ड्रन, लेकिन ऑन द अदर हैंड पेरेंट्स को ये भी रियलाइज़ करना चाहिए कि अगर आप बच्चों की मर्जी के खिलाफ जाके उन्हें जो एकेडमिक फील्ड्स हैं वो चूज़ कराते हैं, तो उसके नेगेटिव इम्पैक्ट होते हैं बच्चों के ऊपर। दे लूज इंटरेस्ट इन दैट, तो उनके लिए क्योंकि वो इंजॉयबल एक्टिविटी नहीं है, तो वो फिर प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। और फिर जैसे मैंने कहा कि दूसरे जो हैं जो दूसरे हमारे लिए दूसरों के गोल्स होते हैं, वी आर अ पार्ट ऑफ दैम। मे बी जैसे कोई बिजनेस है, वो मेरा बिजनेस नहीं था, लेकिन मुझे क्योंकि इन्वेस्टमेंट करनी थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आई, तो मैंने अपने फ्रेंड के साथ जो है वो इन्वेस्टमेंट कर दी। तो इसका मतलब गोल मेरे फ्रेंड का था, लेकिन आई एम अ पार्ट ऑफ दैट, आई एम अ पार्टनर इन दैट। तो अब जब आप उसका पार्ट हैं एंड यू आर अ पार्टनर, तो उस सूरत में फिर ये होता है कि बिकॉज वो क्योंकि आपकी पर्सनल रेलिवेंस नहीं है, दिस इज़ नॉट योर गोल, आपने अपने लिए फ्रेम नहीं किया, इसमें आपको अपने लिए, यानी यू डोंट फाइंड अ रीज़न for yourself, you don't find any personal reward, you don't find any personal meaning in that, तो ultimately क्या होता है कि it leads to low motivation। अब फिर जो है motivation regarding the task, आप उस task को delay करते हैं। So it has been seen that कि जो लोग होते हैं, जब लोग वो काम करते हैं जो उनके लिए enjoyable है, जो उनके लिए pleasant है, वो काम है जो वो करना चाहते हैं, तो होता क्या है कि हमारा जो ब्रेन है,
यानी वो वाली टास्क जो कि हमारे लिए प्लेजर का बायस होती हैं या हमारे लिए रिवॉर्ड सीकिंग होती हैं, तो हमारी जो ब्रेन है उसमें डोपामीन एक्सेसिव मिकदार में रिलीज होती है, जिससे लाइक वी फील गुड, एंड व्हेन वी फील गुड तो वी फील मोटिवेटेड टू डू दैट टास्क अगेन एंड अगेन। तो इट हैज़ बीन सीन दैट कि वो लोग जब वो जो टास्क उनके इंटरेस्ट की नहीं है, जिसमें उन्हें दिलचस्पी नहीं है, उनके लिए अनप्लेजेंट है, वो नाखुशगवार है, वो करना नहीं चाहते हैं बिकॉज दे डोंट फील एनी पर्सनल रेलिवेंस, ठीक है, या उसके साथ कोई रिवॉर्ड अटैच नहीं है ना। जब पर्सनल रेलिवेंस नहीं होती तो उसके साथ कोई आपके लिए रिवॉर्ड अटैच नहीं होता, तो उस वक्त हमारा ब्रेन जो है वो लेस एंड लेस डोपामीन रिलीज करता है। तो जब डोपामीन लेस एंड लेस रिलीज होता है तो हम वी फील लेस हैप्पी, और एज अ रिजल्ट जो है वी फील लेस मोटिवेटेड, ठीक है, वी डोंट फाइंड एनी मोटिवेशन टू डू दैट एक्टिविटी। तो ये भी रीज़न है कि इस वजह से हम जो है प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। सो रिमेंबर, जो प्रोक्रेस्टिनेशन है, जो मोटिवेशन है, दैट फॉलोज एक्शंस। सो मोटिवेशन फॉलोज एक्शंस। सो देयर मस्ट बी अ पर्सनल रिवॉर्ड और अ पर्सनल मीनिंग और अ रेलिवेंस अटैच टू द टास्क। उस टास्क के साथ आपके पास जो कोई ना कोई इसकी वो अटैच होनी चाहिए, ठीक है। सो देयर आर टू काइंड्स ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन दो तरह की होती है, एक हम कहते हैं इंट्रिंसिक मोटिवेशन, दूसरी होती है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। बोथ काइंड्स ऑफ मोटिवेशंस जो हैं दे वर्क। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन ये होती है कि जब हम काम को इसलिए करते हैं क्योंकि उसके साथ एज द नेम इंडिकेट्स एक्सट्रिंसिक, सो इट मीन्स एक्सटर्नल। सो इसमें ही होता है कि हम कोई काम इसलिए करते हैं कि उसके साथ कोई ना कोई एक्सटर्नल रिवॉर्ड एसोसिएटेड होता है। हमारी डे टू डे की जो रोज़मर्रा की रूटीन की एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है, वो एक्टिविटीज़ बेसिकली डेली लाइफ एक्टिविटीज़ जो हैं वो दे आर अ पार्ट ऑफ दे आर एक्सट्रिंसिकली मोटिवेटेड। लाइक हम एक्सरसाइज करते हैं बिकॉज वी नो कि वी आर गोइंग टू लूज वेट, ठीक है, यानी हमारी जो डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ जो हमारे हेल्दी लाइफ स्टाइल के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, या जैसे डेली हम हाउस होल्ड कोर्स करते हैं, जो हाउस होल्ड चोर्स हैं हम वो कंप्लीट करते हैं बिकॉज हमें अगर हम वो नहीं करेंगे तो घर गंदा हो जाएगा। रिमेंबर, जो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन होती है एक तो एक्सटर्नल रिवॉर्ड और नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज भी एसोसिएटेड होते हैं। वी गो टू आवर जॉब्स डेली, हमें मालूम है कि अगर हम जॉब्स पे नहीं जाएंगे तो वी विल नॉट गेट आवर सैलरी, हमें नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज फेस करने पड़ सकते हैं। सो अक्सर ही होता है कि नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज जो कि फेस करने पड़ते हैं उसकी वजह से नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज को अवॉइड करने के लिए या उस रिवॉर्ड की वजह से वी फील मोटिवेटेड टू दोज एक्टिविटीज़। तो जैसे एक्सेसिव वॉकिंग है, एक्सरसाइजिंग है, डेली के हाउस होल्ड चोर्स हैं, या जो गोइंग टू वर्क है, ठीक है, ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि एक्सट्रिंसिकली मोटिवेटेड बिहेवियर्स हैं। इंट्रिंसिक मोटिवेशन ये होती है कि जब आप कोई काम इसलिए करते हैं कि यू लाइक दैट, यू लव टू डू दैट वर्क, ठीक है, उसमें आपको पर्सनल मीनिंग जो है, यू फील अ पर्सनल मीनिंग इन दैट, उसमें आपको पर्सनल रेलिवेंस नजर आती है, यू फील सेटिस्फाइड, यू फील हैप्पी टू डू दैट। सो इट हैज़ बीन सीन दैट कि जब आपको पर्सनल रेलिवेंस के लिए यानी जो एक्टिविटीज़ वो आपकी जो एक्टिविटीज़ या टास्क जिनके लिए यू फील इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड, उनका लॉन्ग टर्म इफेक्ट होता है, और वो बेसिकली आप एक्टिविटीज़ जो हैं वो लॉन्ग टर्म बेनिफिट भी होता है, एंड यू फील मोटिवेटेड टू डू दोज अगेन एंड अगेन। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन फॉर द टाइम बीइंग जो है वो वर्क करती है। थैंक यू डॉक्टर उजाला फॉर योर कमेंट। आपके कमेंट्स और आपकी जितनी लाइक योर काइंड वर्ड्स ऑफ एप्रिसिएशन आर ऑलवेज अ बूस्टर फॉर मी, सो थैंक यू सो मच। सो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? मैं आपको कुछ एक टेक्निक बताती हूँ कि जैसे मैंने कहा कि रिवॉर्ड, अब हाउ टू मोटिवेट आवरसेल्फ। सो हम मोटिवेट कैसे खुद को कर सकते हैं, इसके लिए हम कहते हैं रिवॉर्ड सब्सटीट्यूशन, ठीक है। रिवॉर्ड सब्सटीट्यूशन एक टेक्निक है। अच्छा, इसमें रिवॉर्ड सब्सटीट्यूशन के अंदर हम क्या करते हैं कि जो भी टास्क है, ठीक है, उस टास्क के साथ हम कोई ना कोई रिवॉर्ड एसोसिएट कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें जो है रिवॉर्ड सब्सटीट्यूशन एक होते हैं लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड सब्सटीट्यूशन होती है, शॉर्ट टर्म रिवॉर्ड सब्सटीट्यूशन होती है। रिमेंबर, जो हमारी प्रोक्रेस्टिनेशन होती है क्योंकि डे टू डे एक्टिविटीज़ हैं, डेली प्रोजेक्ट्स हैं, इनसे रिलेटेड होती है, तो अगर हम कोई लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड इनके साथ एसोसिएट करते हैं तो दैट विल नॉट वर्क फॉर द प्रोक्रेस्टिनेशन। लाइक फॉर इंस्टेंस के अगर मैं पढ़ूंगा, जैसे हम अगर ऐसे बच्चों को कहते हैं कि बेटा अगर पढ़ोगे तो तुम्हारा मुस्तकबिल बहुत अच्छा होगा, सो इट्स अ लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड ना, लाइक मोर सक्सेस, करियर, ये वो चीज़ें हैं जो अभी पता नहीं सालों के बाद जाके मुझे अचीव करनी है। दिस इज नॉट समथिंग आई एम गोइंग टू अचीव टुडे। तो ये प्रोक्रेस्टिनेशन को की साइकिल को ब्रेक करने के लिए, पैटर्न को ब्रेक करने के लिए दिस काइंड ऑफ रिवॉर्ड इज नॉट गोइंग टू हेल्प। लॉन्ग टर्म के लिए तो बेनिफिट है। इमीडिएट रिवॉर्ड जो है, लास्ट भी मैं जब बच्चों का प्रोग्राम भी कर रही थी तो उसमें भी मैंने एक बात कही थी कि रिवॉर्ड जो है पर्टिकुलरली यंगर्स के लिए और जैसे स्टूडेंट लाइफ के अंदर जो होता है, और इवन इट्स नॉट ट्रू फॉर द स्टूडेंट लाइफ, ये आपके लिए एडल्ट्स के लिए भी है
कि जो इमीडिएट रिवॉर्ड है दैट रियली वर्क्स। सो फॉर आप जैसे अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो वेटिंग फॉर द बेनिफिट ऑफ उसके एक्सरसाइज आफ्टर 6 to 12 months, आप ये कीजिए कि जब जब आप यू फील सक्सेसफुली डू एक्सरसाइज, 30 मिनट्स की 1 hour की एक्सरसाइज आपने सक्सेसफुली की है, ट्रीट योर सेल्फ, एक प्रोटीन शेक ले लीजिए, ठीक है, ये कोई भी एक जो है 2-3 स्पून अपने फेवरेट डेजर्ट्स के ले लीजिए। सो दैट वर्क्स एज अ, ये होता है इमीडिएट रिवॉर्ड। सो व्हेन यू डू दैट, तो बेसिकली इसे हम कहते हैं रिवॉर्ड सब्स्टिट्यूशन, एंड दिस बिहेवियर मोटिवेट्स यू मोर एंड मोर। अब जैसे आप किसी इंपॉर्टेंट उस पर असाइनमेंट पे काम कर रहे हैं, या आपका कोई वर्क प्लेस का प्रोजेक्ट है, तो आप क्या कर सकते हैं कि उस पर आप, क्योंकि जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि एक्शन प्लान होना चाहिए, स्मार्ट क्राइटेरिया पे आपके गोल्स फ्रेम्ड होने चाहिए, यू शुड हैव अ एक्शन प्लान, आपकी टास्क जो है वो चंक्स में डिवाइड होनी चाहिए, ठीक है, कि ये स्मॉल स्टेप्स जो है मैं अचीव करूँगी। सो जैसे ही आप एक स्टेप को अचीव करते हैं, एक माइलस्टोन को अचीव करते हैं, तो उसको की अचीवमेंट पे रिवॉर्ड योर सेल्फ। मे बी कि फॉर इंस्टेंस मैंने एक माइलस्टोन या एक स्टेप कंप्लीट कर लिया, तो मे बी आई कैन वॉच 30 minutes वीडियो ऑन यूट्यूब, ठीक है, हो सकता है मैं अपनी किसी फ्रेंड से बात कर लूँ, ये भी हो सकता है कि लाइक मैं कोई चीज़ मेरी फेवरेट है, यानी एनीथिंग आई लाइक टू डू, ठीक है, मैं उससे जो है अपने आप को ट्रीट करूँ। तो दिस इज़ अ टेक्निक रिवॉर्ड सब्स्टिट्यूशन, जो कि आप वो टास्क अगर जो आपके लिए जो लेस प्रेफरेबल है, आप इंजॉय नहीं करते, उनके साथ जो है आप रिवॉर्ड जो है एसोसिएट करते हैं, तो दिस इज़ गोइंग टू वर्क फॉर यू, फाइन। अच्छा, इसके बाद जो है सेकेंड एक और टेक्निक है, या दिस इज़ ऑल्सो वेरी कॉमन टेक्निक, इसको कहा जाता है टेम्पटेशन बंडलिंग। टेम्पटेशन बंडलिंग का मतलब ये है कि कंबाइनिंग योर टेम्पटेशन विद एन एवर्सिव, यानी अगर आपके लिए जो टास्क है वो स्टिल एवर्सिव ही है, डिस्पाइट दैट। थैंक यू सो मच प्रोफेसर डॉक्टर फारूक फॉर ज्वाइनिंग मैम, थैंक यू सो मच। तो अगर आपके लिए जो टास्क है, ठीक है, वो स्टिल एवर्सिव है, आपने रिवॉर्ड भी अटैच कर दिया स्टिल, बिकॉज वो आप यू डोंट लाइक, और वो फोर्सफुली आप पे इम्पोज की गई है, तो उसके लिए जो टेक्निक है दैट वर्क्स, वो है टेम्पटेशन बंडलिंग। टेम्पटेशन बंडलिंग के अंदर हम क्या करते हैं, एक वो बिहेवियर जो वी फील टेम्प्ट टू डू, लाइक हमें करना अच्छा लगता है, हम उस बिहेवियर को वी कपल दैट बिहेवियर, पेयर कर देते हैं हम उस बिहेवियर को विद द अदर बिहेवियर जो कि प्रोक्रेस्टिनेटरी बिहेवियर है। सो होता क्या है कि जो आपका मोस्ट प्रोबेबल बिहेवियर, यानी जो मुझे पता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा करता हूँ एंड आई लाइक टू डू दैट बिहेवियर, जब आप उसको लेस प्रेफरेबल बिहेवियर के साथ पेयर करते हैं, तो व्हाट हैपन्स कि जो लेस प्रेफरेबल, यू फील रीइंफोर्स्ड टू डू द लेस प्रेफरेबल टू। तो ये कंडीशनिंग का प्रिंसिपल है, इसे प्रीमैक्स प्रिंसिपल भी कहा जाता है, ठीक है, विच वॉज नेम्ड आफ्टर द पर्सन हु गेव दिस आइडिया ऑफ टेम्पटेशन बंडलिंग। तो ये प्रीमैक के प्रिंसिपल के ऊपर जो है वो बेस करता है। अच्छा, इसकी एग्जांपल्स ये हैं कि मिसाल के तौर पे मुझे एक्सरसाइज करनी है, अक्सर लोगों का ये होता है कि आई प्रोक्रेस्टिनेट, आई वांट टू लूज वेट, मुझे पता भी है कि एक्सरसाइज करनी है, मैंने ट्रेडमिल भी ला के रख दी है घर में, अच्छा मैंने जिम भी ज्वाइन कर लिया है, लेकिन इसके बावजूद ना तो मैं जिम जा रही हूँ और ना मैं ट्रेडमिल यूज़ कर रही हूँ। सो इसके लिए एक हाउ यू कैन डू टेम्पटेशन बंडलिंग, वॉचिंग टेलीविजन, यू लाइक टू डू, मिसाल के तौर पे आपको टीवी देखना पसंद है, टीवी के कोई आपके फेवरेट शोज़ हैं, ड्रामा है जो आपको देखना पसंद है, सो आप चाहे जिम जा रहे हैं या चाहे घर जा रहे हैं, ठीक है, एट दैट टाइम जब आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, वॉच योर ड्रामा, बिकॉज वॉचिंग ड्रामा इज़ आपके लिए जो है प्रोबेबल बिहेवियर, बिकॉज यू नो कि वो आपको देखना है, यू फील टेम्प्ट टू डू दैट। और अगर आप डेली ड्रामा नहीं देखते हैं तो यू डोंट फील लाइक, आपको यू फील समथिंग मिसिंग एंड यू फील मोटिवेटेड टू वॉच द ड्रामा। सो ये चीज़ आपके लिए टेम्पटिंग है। अब जो एक्सरसाइज जो कि मेरे लिए, मैं प्रोक्रेस्टिनेट करती हूँ, तो वो उस प्रोक्रेस्टिनेटरी बिहेवियर को उस वक्त परफॉर्म करना जब मैं बेसिकली, यानी प्रोक्रेस्टिनेटरी बिहेवियर को परफॉर्म करते हुए मैं अपना ड्रामा देखूंगी, तो व्हाट विल हैपन, दे बोथ विल बी कंडीशंस। सो ऑटोमेटिकली व्हाट विल हैपन कि अब आप जो है आप एक्सरसाइज, बिकॉज यू नो कि ये दोनों काम आप अब एक साथ करते हैं, दे बोथ बिकम कंडीशन, सो एक करेंगे तो दूसरा ऑटोमेटिकली यू विल फील एन अर्ज टू डू दैट, तो ये दोनों कपल हो जाते हैं, दे बिकम अ पेयर। अच्छा, इसी तरह से कुछ लोगों को जो है बुक्स पढ़ने की बहुत ज़्यादा आदत होती है, तो एक्सरसाइज के साथ आप ये भी कर सकते हैं, ऑडियो बुक्स यू कैन लिसन, सो यू कैन लाइक डू अ टेम्पटेशन बंडलिंग, लाइक लिसनिंग बुक्स इज अ टेम्पटिंग बिहेवियर फॉर यू, एंड एक्सरसाइजिंग इज अ जो आपके लिए वो है लेस प्रोबेबल बिहेवियर है, ये प्रोक्रेस्टिनेटरी बिहेवियर है। तो आप क्या करेंगे कि आप दोनों को एक दूसरे के साथ वो कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली द एक्सरसाइज विल बिकम मोर अट्रैक्टिव फॉर यू। अच्छा, अब ख़वातीन के लिए घर के काम करने हैं, फॉर इंस्टेंस कुकिंग करनी है, आजकल तो यूट्यूब पे सारे ड्रामे अवेलेबल हैं, ज़रूरी नहीं है कि उस ड्रामे को उसी टाइम पे देखा जाए, तो बहुत आराम से आप
सामने अपना फेवरेट टीवी लगाइए, टीवी लगाइए प्रोग्राम, या जो भी शो है, ड्रामा है, आप लगाइए उसको यूट्यूब पे, ठीक है, उसको लगाइए और साथ साथ अपने घर के काम, खाना पकाइए, बर्तन धोइए, ठीक है, या आपको अगर इस्त्री करनी है तो सामने रख के इस्त्री कर लीजिए, ठीक है। अक्सर ये होता है कि आपको और कोई काम करना है, कुछ लोगों को लिसनिंग सॉन्ग्स दे एंजॉय, दे कैन डू दैट, कि सफाई करते हुए, वो करते हुए दे कैन लिसन द सॉन्ग, सो ऑटोमेटिकली व्हाट विल हैपन, द बोथ थिंग्स विल बी, यानी बोथ जो मोर प्रोबेबल बिहेवियर है वो आपके लेस प्रोबेबल बिहेवियर को रीइंफोर्स करेगा। अच्छा, अक्सर ये होता है कि कोई असाइनमेंट स्टूडेंट्स के लिए सजेशंस है। फॉर इंस्टेंस बहुत सारे लोगों को कॉफ़ी जो है, दे लाइक कॉफ़ी टू मच, एंड बहुत से लोग होते हैं जो कॉफ़ी को बहुत इंजॉय करके पी रहे होते हैं। सो दिस इज समथिंग टेम्पटेशन, और अक्सर लोगों को ये होता है कि थोड़ी देर में अगर कॉफ़ी नहीं मिलती तो यू फील कि नो आई वांट अ कप ऑफ कॉफ़ी। अपनी असाइनमेंट करते हुए अगर कॉफ़ी, और द बेस्ट इज़ कि अगर कोई ऐसा प्रोजेक्ट या असाइनमेंट है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सारी कॉफ़ी शॉप्स अब ओपन हो चुकी हैं जो कि अफोर्डेबल भी हैं, एंड दे फैसिलिटेट यू कि यू गो ओवर देयर, हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी, यू कैन सिट ओवर देयर, ठीक है, और आप बैठ के अपना काम कर सकते हो। इंटरनेट, वाईफाई वो लोग फ्री आपको जो है ऑफर करते हैं, तो यू कैन डू दैट कि यू कैन गो टू योर फेवरेट कॉफ़ी, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, कॉफ़ी प्लेस पे चले जाइए, वहाँ बैठ के अपना असाइनमेंट कर लीजिए। सो ऑटोमेटिकली, बिकॉज यू अगेन एक प्रोक्रेस्टिनेटरी बिहेवियर है, एंड वन थिंग इज विच यू फील टेम्प्ट टू डू, तो ऑटोमेटिकली दे बोथ विल बी कंडीशनड। ये तो कुछ एक्टिविटीज़ थी कि आप किस तरह से टास्क एवर्सिवनेस को जो है वो फेवरेबली अट्रैक्टिव बना सकते हैं। फोर्थ कॉज जो है आपकी एंग्जाइटी के, उसके अंडरलाइंग उसके प्रोक्रेस्टिनेशन के अंडरलाइंग, वो है एंग्जाइटी और फियर रिलेटेड टू फेलियर और इवैल्यूएशन। यानी अक्सर लोग जो प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं उनमें एंग्जाइटी और फियर जो है रिलेटेड टू एवैल्यूएशन और फेलियर से रिगार्डिंग जो है वो पाया जाता है। इसकी ये जो एंग्जाइटी और फियर है, इसकी कुछ अंडरलाइंग रीजंस हैं कि क्यों जो है बेसिकली लोग इस तरह से करते हैं। अच्छा, एक सवाल है कि मैम जी, अगर इंसान को सांस प्रॉब्लम हो और वो प्रैक्टिकल फील्ड में भी आना चाहता हो तो कैसे मैनेज करे? अच्छा, बेसिकली अब ये जैसे आप कह रहे हैं सांस का प्रॉब्लम है और प्रैक्टिकल फील्ड, बिकॉज आई डोंट अंडरस्टैंड, मुझे इस सवाल से समझ नहीं आया कि कौन सी प्रैक्टिकल फील्ड में आना चाहते हैं। इसके लिए मैं आपको बेहतर सजेस्ट करूंगी कि बिकॉज सांस का प्रॉब्लम जो है कुड बी बिकॉज ऑफ डिफरेंट साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी, आपकी ब्रीदिंग डिफिकल्टीज होती हैं, बट ये ज़्यादातर इसमें मेडिकल रीजंस भी होती हैं। तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आपके जो मेडिकल कंसल्टेंट हैं आप उनसे कंसल्ट कीजिए और आस्क देम कि वो क्या सजेस्ट करते हैं कि किन प्रैक्टिकल फील्ड्स में आप जा सकते हैं, इट्स सेफर फॉर यू टू गो। सो रिमेंबर, बाज़ुकात हम जो है हमारे पास बहुत सारी ऐसी हमारी ख्वाहिशात होती हैं हमारी, जैसे मैंने अभी बात की स्मार्ट क्राइटेरिया पे होने चाहिए। तो मेरी लाइफ का अगर गोल है कि मैं किसी प्रैक्टिकल फील्ड में जाना चाहती हूँ, लेकिन मेरे साथ कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, ये कोई ऐसी डिसेबिलिटी है या कोई ऐसी मेरे साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम एसोसिएटेड है जिसकी वजह से मैं वो ज्वाइन नहीं कर सकती, तो रिमेंबर देर इज़ ऑलवेज अ वे। हो सकता है कि आप उसको डायरेक्टली नहीं कर सकते या लेस प्रैक्टिकल फील्ड में आप जा सकते हैं, बट इवन देन आई वुड सजेस्ट कि सीक कंसल्ट योर मेडिकल जनरल फिजिशियन, ये जो भी आपके कंसल्टेंट हैं, डॉक्टर हैं, उनको कंसल्ट कीजिए, मेडिकल प्रैक्टिशनर, वो आपको सजेस्ट कर सकते हैं कि कौन सी फील्ड्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं और कौन सी को नहीं आप कर सकते हैं। अच्छा, हम बात कर रहे थे कि फियर और एंग्जाइटी क्यों जो है, जो लोग प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं उनमें फियर और एंग्जाइटी क्यों होता है रिलेटेड टू फियर और इवैल्यूएशन, उसकी डिफरेंट रीजंस होती हैं। एक वजह जो होती है कि जो लोग प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं उनमें जो फियर और एंग्जाइटी पाई जाती है, उसके अंडरलाइंग लो सेल्फ एफिकेसी होती है। अच्छा, लो सेल्फ एफिकेसी क्या होती है? सेल्फ एफिकेसी क्या होती है मैं एक्सप्लेन करती हूँ पहले। सेल्फ एफिकेसी एक इंडिविजुअल का बिलीफ होता है, ठीक है, अबाउट हिज और हर एबिलिटीज आर कैपेसिटीज टू एग्जीक्यूट अ सीरीज ऑफ एक्शंस, ठीक है, जो किसी भी प्रोस्पेक्टिव सिचुएशन को डील करने के लिए ज़रूरी होती है, ठीक है। यानी इसका मतलब है मेरी अपनी एबिलिटीज़, मेरी अपनी कैपेसिटीज़, अपने पोटेंशियल्स के बारे में यह बिलीफ कि येस आई एम केपेबल ऑफ डूइंग समथिंग, ठीक है, आई एम केपेबल ऑफ कंप्लीटिंग अ टास्क। सो अक्सर लोगों में जो है, अगर किसी शख्स का ये बिलीव है कि येस आई एम केपेबल ऑफ कंप्लीटिंग अ टास्क, आई एम केपेबल ऑफ डूइंग समथिंग, ठीक है, ये जो इससे हम कहते हैं हाई एफिकेसी बिलीफ। तो जिन लोगों में ये एक्सपेक्टेशंस और बिलीफ होती हैं, ये लोग किसी भी टास्क को अवॉइड नहीं करते, प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करते हैं, बिकॉज दे नो देयर एबिलिटीज एंड दे हैव ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस ऑन देयर एबिलिटीज। ऑन द अदर हैंड, अगर एक शख्स का बिलीफ या एक्सपेक्टेशन ये है कि मैं गिवन टास्क को डेडलाइन पे कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा,
आई एम नॉट केपेबल ऑफ डूइंग समथिंग राइट. सो दिस लो सेल्फ एफिकेसी बिलीफ जो है दैट इंड्यूसेस एंजाइटी एंड फियर. फिर वो रिलेटेड टू, अगर आप कहते हैं कि गिवन टास्क को कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा, तो फेलियर से रिलेटेड आपके फिर जो है और आपका वो हो जाता है आई एम नॉट एबल टू केपेबल ऑफ डूइंग समथिंग राइट, या आई एम नॉट केपेबल ऑफ गिविंग अ गुड प्रेजेंटेशन. तो ऑटोमेटिकली फिर अंडरलाइंग आपका फियर या एंजाइटी रिलेटेड टू इवैल्यूएशन होगी. अच्छा, इसके अलावा जो है एक और वजह एंजाइटी या फियर की जो है वो एक्सट्रीम नेगेटिव थिंकिंग है, जैसे हम कैटास्ट्रोफाइजिंग थिंकिंग भी कहते हैं, कैटास्ट्रोफाइजेशन भी कहते हैं. यानी वर्स्ट पॉसिबल आउटकम को पहले से ही अज्यूम कर लेना, ठीक है, पहले से ही सोच लेना. टेस्ट या एग्ज़ाम में मैं तो फेल हो जाऊंगी, ठीक है, मैं तो अच्छी प्रेजेंटेशन नहीं दे पाऊंगी. सो आई विल बी नेगेटिवली इवैल्यूएटेड बाय पीपल इन मीटिंग. My presentation will be worst, are going to be a disaster. My job interview is going to be a disaster. So, और अक्सर लोग तो क्या करते हैं कि वो फेलियर के बाद के भी जो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं वो उनके ऊपर भी इतना ज़्यादा फोकस होते हैं कि वो उनकी ऑलरेडी जो फियर और एंग्जाइटी होती है इस खौफ के साथ कि मैं अच्छा नहीं दे पाऊंगा, मैं फेल हो जाऊंगा, या जॉब इंटरव्यू अच्छा नहीं होगा, इट विल बी अ डिजास्टर फॉर मी. अब अगर जॉब में फेल हो जाऊंगा तो फेल होने के बाद क्या होगा, ठीक है, वो कॉन्सिक्वेंसेज, तो वो स्ट्रेस और फियर जो है वो मल्टीप्लाई हो जाता है. So the more a person will feel fear and anxiety, more the person will procrastinate. So उतना ही ज़्यादा जो है वो procrastinate करेगा, यानी जितने ज़्यादा वो अपने लो एफिकेसी की वजह से और एक्सट्रीम थिंकिंग की वजह से एंजाइटी और फियर को एक्सपीरियंस करेगा. सो यहाँ पे जो procrastination है, इट सर्व्स एज एन अवॉइडेंट कोपिंग स्ट्रैटेजी फॉर दैम. एक तो स्ट्रेस रिलीफ करती है, एंजाइटी और फियर की जो स्टेट है उसको भी कोप अप करने के लिए एज अ कोपिंग स्ट्रैटेजी एंड एज अ स्ट्रेस रिलीफ भी वर्क करती है, ठीक है. सो अब इसके लिए आपको क्या, इसके लिए मैं आगे आपसे बात करती हूँ. इस पर मैं आपको एक एक्सरसाइज है, माइंडफुलनेस एक्सरसाइज फॉर प्रोक्रेस्टिनेशन, ठीक है. वी विल बी डूइंग दैट एक्सरसाइज. मैं वो एक्सरसाइज कराऊंगी कि हम इसके ऊपर कैसे कर सकते हैं. पहले मैं एक और कॉज जो है विच इज़ इंटरकनेक्टेड कॉज है. अच्छा, मैं एक स्टूडेंट का जवाब दे दूँ कि आई एम अ स्टूडेंट, आई हैड टू राइट माई थीसिस इन 2007. सोचते सोचते 2020 आ गया है और अभी भी नहीं लिख पा रहा. एक ही ख्याल जहन पे कि अब भी वक्त है, और इसके अलावा भी बहुत से ऐसे काम रोज़ाना के हैं जो बहुत सालों से पेंडिंग पे हैं, हो नहीं पा रहे. अच्छा, शायद आपने प्रोग्राम जो है थोड़ा सा डिले ज्वाइन किया है. मैंने कुछ कॉजेज़ पे प्रोक्रेस्टिनेशन की बात की है. आप क्यों प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं उसके अंडरलाइन कॉजेज़ होती हैं. तो अगर आपको प्रोक्रेस्टिनेशन का पैटर्न ब्रेक करना है तो उसके लिए जो है आपको ये आइडेंटिफाई करना होगा पहले कि मेरी प्रोक्रेस्टिनेट करने की, यानी कि सालों से 3 साल से मैं अगर एक काम को कंप्लीट नहीं कर पा रहा हूँ तो उसकी क्या रीज़न है, ठीक है. अच्छा, और जो फैक्टर आपने बताया कि अक्सर, जैसे मैंने कहा कि आपको, मैंने इस पर टाइम मैनेजमेंट पे बात की है, एक्शन प्लान पे बात की है, स्मार्ट गोल्स के ऊपर बात की है. सो अगर आप प्रोग्राम को शुरू से देखेंगे तो यू विल गेट सम आइडिया ऑफ कि आपको क्या बेसिकली अपनी लाइफ के अंदर करना चाहिए. सो रिमेंबर, जब किसी टास्क को कंप्लीट करने के लिए टाइम बहुत ज़्यादा होता है तो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न की वी प्रोक्रेस्टिनेट, क्योंकि हमें पता होता है कि अभी टाइम है, अभी टाइम है, अभी टाइम है. सो रिमेंबर वो, और फिर हम उसे बिल्कुल लास्ट मोमेंट तक ले जाते हैं, और उस फिर मोमेंट पे आके जब वो बिल्कुल लास्ट में 1 महीना 1 हफ्ता रह जाता है एंड वी फील सो प्रेशर्ड, ठीक है, कि हम उस वक्त समझ में नहीं आता क्या करें. अच्छा, ये वाला जो पैटर्न होता है ना, लास्ट मोमेंट तक और टाइम है, इसमें 2 तरह के लोग होते हैं. एक होते हैं वो लोग जो बेसिकली हाई अचीवर्स होते हैं, ठीक है, उनको पता है कि हाई अचीवर्स मीन द पीपल विद वेरी गुड IQ, ठीक है, और इन लोगों को पता होता है कि लास्ट के 1 दिन या 2 दिन में इनके लिए काफ़ी है एंड दे विल बी एबल टू कंप्लीट देयर टास्क. और इसमें एक दूसरे वो लोग होते हैं जो लो अचीवर्स होते हैं. दे सफ़र अलॉट बिकॉज, क्योंकि फिर वो एंड पे जाके काम को डिले करते 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 वो एंड पे जाके जो है वो उसको कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, ठीक है. सो रिमेंबर, इसमें आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि जैसे मैंने जो बात की है कि क्या रीज़न है. कोई फियर, नेगेटिव इवैल्यूएशन, कोई ऐसे लो सेल्फ एफिकेसी बिलीफ है आपके जो काम कर रहे हैं, कोई एक्सट्रीम नेगेटिव थिंकिंग है, पुअर टाइम मैनेजमेंट स्किल्स हैं, कोई टास्क अवर्सिवनेस है. सो अकॉर्डिंगली आपको एड्रेस करना पड़ेगा कि मैं इसके ऊपर किस तरह से काम कर सकता हूँ. सो प्रोग्राम को अगर आप शुरू से देखेंगे तो दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू. और जैसे मैंने कहा कि मैं फ्यूचर में एक प्रोग्राम टाइम मैनेजमेंट पर भी कंडक्ट करूँगी, तो डू वॉच दैट, वो भी आपको जो है हेल्प आउट करेगा. अच्छा, कॉज नंबर 5, ठीक है, कॉज नंबर 5 थी, यानी 5वीं कॉज प्रोक्रेस्टिनेशन की जो है वो है अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस
एंड परफेक्शनिज्म। दिस इज़ एन इंटरकनेक्टेड जो है वो है कॉज है, जो कि पहले मैंने आपको फियर एंड एंग्जाइटी रिलेटेड टू इवैल्यूएशन एंड फेलियर बताया है, ठीक है, ये भी उससे इंटरकनेक्टेड है। इसमें जो प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं उनके अंदर परफेक्शनिस्ट टेंडेंसीज होती हैं। अच्छा, जो परफेक्शनिज्म है या अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस जो होती हैं, ये 3 तरह की होती हैं। एक तो सेल्फ ओरिएंटेड होती हैं, दूसरी जो है वो अदर्स ओरिएंटेड होती हैं, तीसरी सोशली ओरिएंटेड होती हैं। जो सेल्फ ओरिएंटेड होती हैं, ठीक है, ये वो हाई स्टैंडर्ड एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि जो हम खुद पर खुद प्लेस करते हैं, लाइक वी इम्पोज ऑन और अस, यानी वो हाई स्टैंडर्ड्स जो हम अपने लिए खुद सेट करते हैं, ये सेल्फ ओरिएंटेड परफेक्शनिज्म होती है। सेकेंड काइंड जो है आपकी, दैट इज अदर्स ओरिएंटेड परफेक्शनिज्म, ठीक है। अदर ओरिएंटेड परफेक्शनिज्म वो स्टैंडर्ड्स होते हैं द अदर पीपल प्लेस ऑन अस, ठीक है, ये दूसरों की ये हमारे पेरेंट्स की हो सकती हैं, हमारे एल्डर्स की हो सकती हैं, ठीक है, यानी हमारे जो घर के सर्कल के अंदर द पीपल जो लोग होते हैं वो दे प्लेस, वो हमारे उनकी जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं। अच्छा, सोशली ओरिएंटेड परफेक्शनिज्म ये होती है कि जो टीचर्स, हमारे पीयर्स, हमारे फ्रेंड्स जो हमारे ऊपर प्लेस, एंड वी अलाउ देम टू प्लेस ऑन आवरसेल्फ। फॉर इंस्टेंस कि मुझे कोई असाइनमेंट दी टीचर ने, या मुझे उन्होंने कोई प्रोजेक्ट दिया, आई डिड सो वेल, माई टीचर वॉज सो इम्प्रेस्ड कि उन्होंने सेकेंड प्रोजेक्ट भी मुझे दे दिया, एंड शी अप्रिशिएटेड मी सो मच। और उन्होंने कहा कि मैंने तुम्हें ये इसलिए प्रोजेक्ट दिया कि तुमने इतना अच्छा किया है, बॉस ने दिया कि इतना पहले वाला तुमने इतना अच्छा किया था, एंड आई वॉज सो इम्प्रेस्ड कि मुझे लगा कि मैं तुम्हें ये भी तुम्हें दे दूँ। सो नाउ व्हाट हैपन्स कि हमने क्योंकि एक चीज़ को परफेक्ट करके दिया, सो अब जब दूसरे ने हमारे उस परफॉर्मेंस को देखते हुए ही हैज सेट अ स्टैंडर्ड फॉर अस, कि इसका मतलब है मैं ये वाला भी अच्छा करूँगा। सो अब क्योंकि उसको तो नहीं पता कि हम पहले ही स्ट्राइव कर रहे हैं परफेक्शनिज्म से, तो अब वो सेकंड प्रोजेक्ट टू डू मोर एंड मोर गुड, दैट प्लेसेस सो मच स्ट्रेन ऑन यू कि आप उस टास्क को डिले किए जाते हैं। जैसे कल ही मैं एक स्टूडेंट से बात कर रही थी और शी वॉज वेरी एंक्शियस, बेसिकली परफेक्शनिस्ट टेंडेंसीज हैं। सो आई आस्क्ड कि व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, एंड शी इज़ अ स्टूडेंट। तो उन्होंने कहा कि उनको प्रेजेंटेशन देनी है और बेसिकली इट्स अ फर्स्ट प्रेजेंटेशन जिसमें उन्हें अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड उन्हें कुछ क्वेश्चंस को आंसर करना है। सो आज so what's the problem, where is the problem, यानी because I understood, because I know कि पहले भी मेरी बात हो चुकी है इनसे, तो I know कि परफेक्शनिस्ट टेंडेंसीज हैं उनके अंदर। तो मैंने पूछा कि मतलब उसमें क्या चीज़ है, आपको क्या लग रहा है? तो कहने लगी नो, मुझे ये लग रहा है कि कहीं जो है मैं अच्छी प्रेजेंटेशन नहीं दे पाऊँ, पता नहीं इट विल बी अप टू द स्टैंडर्ड्स और नॉट। तो I asked a simple question कि do you think you are a master of that field? You are a student and you are in a learning phase. So what if you don't give a good presentation? अगर अच्छी प्रेजेंटेशन नहीं देते तो क्या होगा? बिकॉज यू आर स्टिल इन द लर्निंग प्रोसेस एंड दिस इज फॉर व्हाट यू हैव टेकन एडमिशन। इसी वजह से तो आपने एडमिशन लिया है, और यही चीज़ तो सीखने के लिए लिया है कि हाउ टू गिव अ गुड प्रेजेंटेशन, हाउ टू मेक अ गुड प्रपोजल, सिनॉप्सिस प्रपोजल और अ प्रोजेक्ट। तो दिस एक्सपेक्टेशन, दिस इज अनरियलिस्टिक कि आई शुड गिव परफेक्ट प्रेजेंटेशन, जबकि आप स्टूडेंट हैं एंड यू नो कि देर इज ऑलवेज अ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। फिर उन्होंने मैंने कहा अच्छा, फ्रॉम वेयर केम दिस इन योर माइंड, ये कहाँ से ये थॉट आई कि मुझे परफेक्ट देनी है? तो शी सेड कि आई हर्ड माई सुपरवाइजर सेइंग कि माई स्टूडेंट्स आर बेस्ट। सो माई स्टूडेंट्स आर बेस्ट, अब ये माई स्टूडेंट्स आर बेस्ट तो ये क्या हुआ? बिकॉज सुपरवाइजर क्लेम्ड कि माई स्टूडेंट्स आर बेस्ट। सो सुपरवाइजर को पता भी नहीं है कि ही हैज़ प्लेस्ड अ हाई स्टैंडर्ड ऑन स्टूडेंट, और वो जो ऑलरेडी परफेक्शनिस्ट स्टूडेंट है, ठीक है, नाउ ही इज सो एंक्शियस बिकॉज ऑफ दैट। तो ये वो जो सोशली ओरिएंटेड परफेक्शनिज्म होती है, वो जो हमारे इर्द गिर्द के लोग होते हैं, बेसिकली वो हमारे लिए बिकॉज ऑफ आवर बिहेवियर दे प्लेस स्टैंडर्ड्स ऑन अस। ये बाज़-औक़ात परसीव भी हो सकते हैं, बाज़-औक़ात एक्चुअल भी हो सकते हैं। अब बाज़-औक़ात जो स्टैंडर्ड सेट किए होते हैं, दे आर सो हाई एंड सो अनरियलिस्टिक। जैसे मैंने स्मार्ट गोल्स की बात की है कि दे शुड बी मेजरेबल, दे शुड बी अटेनेबल, दे शुड बी रियलिस्टिक। तो अब हमने जो सेट किया है वो रियलिस्टिक ही नहीं होता है, हम उनको अचीव ही नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो अब जब वो इतना हाई स्टैंडर्ड है और जब हम उनको अचीव नहीं कर सकते, तो ऑटोमेटिकली व्हाट हैपन्स कि ये जो हमारे हाई स्टैंडर्ड्स और परफेक्शनिस्ट टेंडेंसीज हैं, दे इंड्यूस फियर एंड एंग्जाइटी। जैसे मैंने बताया कि कल द स्टूडेंट वॉज वेरी एंक्शियस व्हेन शी कॉल्ड मी फॉर हेल्प, तो वो इसी वजह से की कि बिकॉज शी वांटेड टू गेट रिड ऑफ दैट। सो ऑटोमेटिकली ये वाला जो फियर है कि आपको ये लगता है कि जब आपके जो क्योंकि यू feel like कि maybe कि I will not perform up to the standards, I will not give the maximum output, तो ये वाली जो फीलिंग होती है कि maybe I will be less productive, ठीक है, या maybe I will be less effective, ये वाली फिर जो आपकी थॉट्स होती हैं, अगेन इसके अंडरलाइन भी आपके एफिकेसी बिलीव्स काम कर रहे होते हैं, थिंकिंग आपकी जो है
एक्सट्रीम थिंकिंग जो है काम कर रही होती है, ऑल और नथिंग थिंकिंग ऑल्सो वर्क्स अंडरलाइन दिस, तो उसकी वजह से फिर जो है यू प्रोक्रेस्टिनेट, ठीक है, वो फियर और एंग्जाइटी आप एक्सपीरियंस करते हो, एंड टू अवॉइड डिस्कम्फर्ट, एंग्जाइटी एंड फियर आप प्रोक्रेस्टिनेशन को एज एन अवॉइड एंड कोपिंग स्ट्रैटेजी यूज़ करते हो। एंड नाउ व्हाट हैपन्स, ये एक विशियस साइकिल कंटिन्यू रहता है, बिकॉज टू अवॉइड एंग्जाइटी एंड फियर, जो इमोशनल एक्सपीरियंस डिस्कम्फर्ट है उसको से बचने के लिए आप टास्क को डिले करते हैं, आप प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, ठीक है। अब जैसे मैंने कहा, क्योंकि पुअर मैनेजमेंट स्किल्स भी होते हैं, तो ये तो समझ ही नहीं आता कि कौन सी टास्क इंपॉर्टेंट है, कौन सी अनइम्पॉर्टेंट है, तो अक्सर ही होता है कि यू मिस आउट डेडलाइंस, यू फेल टू सबमिट अ प्रोजेक्ट ऑन द जो आपकी सर्टेन डेट होती है उसको सबमिट नहीं करा पाते। ऑफन यू मिस अपॉर्चुनिटीज़ इन योर लाइफ बिकॉज ऑफ दिस बिहेवियर। अक्सर आपने बिल जमा नहीं कराया, ठीक है, अब बिजली का बिल जमा कराना है, क्योंकि लाइन में लगना इज़ एन एफोर्सिव टास्क फॉर यू, मैं लाइन में खड़ी होंगी और बिल जमा कराऊंगी, उसमें आप डिले किए जा रहे हैं। अब डेट गुजर गई, असाइनमेंट आपका वो काम रह गया, सो नाउ अब बिकॉज यू कुडंट कंप्लीट द टास्क को कंप्लीट नहीं कर पाए, डेडलाइंस मिस हो गई, अपॉर्चुनिटीज़ मिस हो गई, सो व्हाट हैपन्स, ये मिसिंग अपॉर्चुनिटीज़ और ये वाली जो सिचुएशन है, दिस लीड्स टू फर्दर इमोशनल डिस्कम्फर्ट, डिस्पेयर, एंग्जाइटी, ये फर्दर एंग्जाइटी और एक इमोशनल जो एक साइकिल है ना, वो एक स्पाइरल की फॉर्म में कंटिन्यू रहता है, दिस गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन, ठीक है। और वो एक सेल्फ क्रिटिसिज्म की तरफ आप चले जाते हैं, यू स्टार्ट ब्लेमिंग योर सेल्फ। अच्छा, अब ये जो सेल्फ क्रिटिसिज्म है, ऑब्वियसली दिस फर्दर लोअर्स योर जो है मोटिवेशन को फर्दर लोअर करता है आपके, ठीक है। तो दिस इज कि वी हैव टू ब्रेक द पैटर्न समवेयर। सेल्फ टॉक के लिए, जैसे सेल्फ क्रिटिसिज्म के लिए है, इसके लिए एक स्ट्रैटेजी, एंड देन आई कम टू द माइंडफुलनेस जो हमारी एक्सरसाइज है उसके लिए आऊँगी। और एक और इस पर मैं बात करना चाह रही हूँ, आई जस्ट वांट टू सी कि हाउ मच टाइम वी हैव। वकास, अब मुझे बता दोगे कि टाइम क्या हुआ है, इफ़ यू आर देयर, सो आई कैन सी कि मेरे पास कितना टाइम है और हम एक्सरसाइज कर सकते हैं या नहीं। मैं माइंडफुलनेस एक्सरसाइज पे आती हूँ, पहले इस पे बात कर लूँ, एक इंटरनल टॉक। अच्छा, रिमेंबर देयर इज़ ऑलवेज एन इंटरनल डायलॉग गोइंग ऑन, ठीक है। जैसे मैंने कहा, हम सेल्फ क्रिटिसिज्म की तरफ चले जाते हैं, तो एक अंडरलाइन हमारी एक नेगेटिव सेल्फ टॉक जो है वो हर वक्त चल रही होती है। जैसे फॉर इंस्टेंस मैं शीशे के सामने खड़ी होती हूँ, आई टेल माई सेल्फ आई डोंट लुक गुड, इंटरनल वॉइस है कि मैं जो हूँ आई एम नॉट गुड, ठीक है। सो एक इंटरनल डायलॉग आपका कांस्टेंट चल रहा होता है और ये मोस्टली नेगेटिव होता है। वेट लॉस के लिए आप खड़े हैं और यानी अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं और शीशे में खड़े होकर देख रहे हैं ये कपड़े तो मुझ पर अच्छे नहीं लग रहे, ठीक है। सो इसी तरह से सेल्फ क्रिटिसिज्म, ये सब मेरी वजह से हुआ, अगर मैंने ये कर लिया होता। सो बिकॉज सेल्फ क्रिटिसाइजिंग या नेगेटिव सेल्फ टॉक इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू। व्हाट दिस विल डू, दिस विल एड ऑन मोर एंड मोर एंड मोर एंड मोर स्ट्रेस, ठीक है, वो आपकी उसको बढ़ाता चला जाएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू हैव टू डू कि ये जो नेगेटिव इंटरनल सेल्फ टॉक है, ठीक है। थैंक यू सो मच अली रजा मंगी साहब फॉर टेलिंग द टाइम। सो थैंक यू आदिल मसूद साहब। तो इसको जो है, इसको हमें क्या करना है, इंटरनल सेल्फ जो नेगेटिव टॉक है इसको रिवर्स करना है। और रिवर्स क्या करना है, ठीक है, उसको हमने वो करना है पॉजिटिव में लेके आना है, ठीक है। मिसाल के तौर पे आपने पूछा इज अनस्टेबिलिटी रिलेटेड टू टुडेज टॉपिक। अनस्टेबिलिटी, मुझे आई कुडंट गेट योर क्वेश्चन एग्जैक्टली कि व्हाट डू यू मीन बाय अनस्टेबिलिटी, ठीक है। ओके, इंटरनल डायलॉग, इसके लिए व्हाट यू कैन डू इज कि अगर आप लोगों ने टेप रिकॉर्डर देखा होगा, टेप रिकॉर्डर में आपने देखा होगा, अगर कैसेट्स चलते हुए आपने देखी हैं, या जैसे सीडी प्लेयर देखा आपने, वो वाला जिसमें यू कैन सी द सीडी एज वेल, अगर वो नहीं देखा तो टेप रिकॉर्डर्स जो होते हैं जिसमें हम कैसेट्स डालते थे, वो लोग जिन्होंने देखा है, अगर नहीं देखा तो उनके लिए सीडी आई कैन सजेस्ट वो वाली सीडी प्लेयर्स जिसमें यू कैन सी द सीडी मूविंग। सो जब हम टेप रिकॉर्डर चलाते हैं तो आपने देखा कि वो क्या होता है, आपका वो फॉरवर्ड तेजी से मूव कर रहा होता है, ठीक है। अच्छा, अब दिस इज द इंटरनल डायलॉग। आपको करना क्या है कि आपने स्टार्ट बटन दबाना है, ठीक है। अब वो जो इंटरनल नेगेटिव डायलॉग है, लेट दैट गो टू द एंड, ठीक है, उसको चलने दीजिए। अच्छा, अब वो तेजी से चल रहा है, ठीक है, उसको जंप टू द एंड, पॉज का बटन दबाइए, ठीक है। ये इमेजिनेशन के अंदर आपको करना है। अच्छा, अगर आपको याद हो कि टेप रिकॉर्डर के अंदर अगर हम रिवाइंड का दबाते थे तो क्या होता था, वो टेप उल्टी चलती थी, ठीक है। इसी तरह से अगर सीडी को रिवाइंड करना हो तो रिवाइंड का बटन दबाते हैं तो व्हाट हैपन्स, सीडी उल्टा घूमना शुरू कर देती है। सो इमेजिन कि आप जो भी, अगर सीडी प्लेयर है, ये टेप है, आपने उसके ऊपर प्ले का, इमेजिनेशन के अंदर आपने प्ले का बटन दबाया, जो भी नेगेटिव सेल्फ टॉक है आपकी, ठीक है, प्ले दैट नेगेटिव सेल्फ टॉक ऑन दैट कैसेट प्लेयर और सीडी प्लेयर, उसके ऊपर उसे प्ले कीजिए। वंस
आप एंड तक पहुंचे हैं, ठीक है, लेट इट प्ले, जितनी भी है उसको प्ले करने दीजिए। जैसे ही वो एंड पे पहुंची है, ठीक है, स्टॉप का बटन दबाइए। स्टॉप, इट मीन्स द नेगेटिव इंटरनल सेल्फ डायलॉग स्टॉप्ड हियर, ठीक है। अब इसके बाद आपने क्या करना है, अब आपने जो फास्ट रिवाइंड का बटन है उसको, यानी जो रिवाइंड का बटन है आपने उसको दबाना है। अच्छा, रिवाइंड का बटन जब आप दबाते हैं तो जब कोई चीज़ रिवाइंड हो रही होती है तो ये आवाज़ आ रही होती है, लेकिन आप उसको सुन नहीं पाते हैं। सो व्हाट्स हैपनिंग कि ये आपका ये उल्टी चल रही है कैसेट, ठीक है, बट यू आर अनएबल टू लिसन एनीथिंग। ये डायलॉग रिवाइंड 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 होता चला जा रहा है, एंड आप बिल्कुल स्टार्ट पे पहुंच गए। स्टॉप पे पहुंच के अगेन, स्टार्ट पे पहुंच के अगेन स्टॉप कीजिए, एंड दिस टाइम यू हैव टू से पॉजिटिव स्टेटमेंट्स। जो भी आपकी नेगेटिव सेल्फ टॉक है आपने उसको रिफ्रेम करना इनटू अ पॉजिटिव टॉक। अगर आपकी ये चल रही है आई एम इनकॉम्पिटेंट, सो आई एम अ कॉम्पिटेंट पर्सन, आई कांट डू इट, आई कैन डू इट, ठीक है, आई एम नॉट गुड, आई एम गुड, ठीक है, आई एम वर्थलेस, आई एम वर्थफुल, ठीक है। अब इस तरह की जो भी आपकी पॉजिटिव अफर्मेटिव स्टेटमेंट्स हैं, दिस टाइम व्हेन यू विल प्ले, आपके कैसेट प्लेयर पे ये वाली होंगी। अच्छा, अगेन स्टॉप कीजिए, ठीक है, उसको दोबारा से स्टार्ट पे जाइए, स्टार्ट पे जाके अगेन प्ले द पॉजिटिव डायलॉग। तो नेगेटिव आपको सिर्फ एक ही दफ़ा जो है वो डिस्प्ले करना है, पॉजिटिव जो है आपको बार बार जो है वो डिस्प्ले करनी है। दिस इज़ वन ऑफ द जो कि आपकी टेक्निक है, जो कि आप इंटरनल डायलॉग को कंट्रोल करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इंटरनल डायलॉग को कंट्रोल करने के लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं जो मेरे एंग्जाइटी मैनेजमेंट प्रोग्राम के अंदर मैंने आपको सिखाई हैं, ठीक है। उनमें से कोई भी आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिसमें मैंने इन एंड आउट पे मैंने सिखाया था कि हाउ टू रिलीज़ ऑल द वरीज, नेगेटिविटी थॉट्स जो हैं उनको रिलीज़ कीजिए, और जब आप इन कर रहे हैं तो जो थॉट्स, जो आपको इमोशंस चाहिए, फीलिंग्स चाहिए, वो आप इनहेल करें, और जो आपको निकालनी है बाहर, लेट गो करनी है, उनको एक्सेल कीजिए। सो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज आई हैव टॉट यू ओवर देयर, उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा जो है मैं माइंडफुलनेस एक्सरसाइज है वो भी मैं आपको कराती हूँ। 6th कॉज जो है प्रोक्रेस्टिनेशन की, प्रोक्रेस्टिनेशन कुड बी अ रीज़न ऑफ क्लिनिकल डिप्रेशन और एंग्जाइटी। प्रोक्रेस्टिनेशन बाज़ जो है आपकी क्लिनिकल डिप्रेशन है या क्लिनिकल एंग्जाइटी है, यानी एंग्जाइटी डिसऑर्डर है कोई ना कोई, आपको डायग्नोस्ड मेंटल इलनेस है कोई ना कोई, उसके बायस भी जो है प्रोक्रेस्टिनेटरी बिहेवियर आपके अंदर डेवलप हो सकता है। सो रिमेंबर, अगर आपके कोई मेंटल इलनेस है, ठीक है, यानी जैसे मैंने कहा कि क्लिनिकल डिप्रेशन है, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर है, या एंग्जाइटी डिसऑर्डर, या कोई दूसरी मेंटल इलनेस जिसका बेसिकली प्रोक्रेस्टिनेटरी बिहेवियर इज़ अ पार्ट ऑफ दैट, उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसको यू हैव टू कंसल्ट अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, ठीक है, और आपको बाकायदा थेरेपी के सेशंस लेने होंगे। सो वंस योर क्लिनिकल डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी डिसऑर्डर और अदर मेंटल इलनेसेस आर ट्रीटेड, सो ऑटोमेटिकली व्हाट विल हैपन कि आपका प्रोक्रेस्टिनेटरी बिहेवियर जो है दैट विल गो अवे, ठीक है। इसके लिए आपको सेपरेट कुछ नहीं करना पड़ेगा। बट होता क्या है कि अक्सर लोग जो थेरेपी के लिए हमारे पास आते हैं, दे डोंट टेक जो है वो रेगुलर थेरेपी सेशंस नहीं लेते हैं। होता क्या है, बिकॉज थेरेपी सेशन हैज़ अ स्टैंडर्ड फॉर्मेट, ठीक है, उसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है, और उसमें आपको एक नंबर ऑफ थेरेपी सेशंस लेने होते हैं एक सिस्टमैटिक ऑर्डर के अंदर। द पीपल कम, वो कुछ सेशंस लेते हैं और कुछ सेशंस लेने के बाद दे डिसअपियर, ठीक है, वो चले जाते हैं उनको, क्योंकि जैसे ही वो फील बेटर, बिकॉज थेरेपी में भी डिफरेंट स्टेजेस आती हैं, जैसे ही उनको लगता है उनके सिम्टम्स सबसाइड होने शुरू हो गए हैं, उन्हें अच्छा फील करना शुरू कर दिया है, वो थेरेपी प्रोसेस को कंप्लीट किए बगैर छोड़ के चले जाते हैं। और फिर क्या होता है कि फिर उनका रिलैप्स होता है। ये बिल्कुल इस तरह से होता है कि जैसे आप एंटीबायोटिक्स, डॉक्टर आपको 5 दिन के लिए प्रिस्क्राइब करता है, आप 2 या 3 दिन आप लेते हैं एंटीबायोटिक्स, तो आपके सिम्टम्स जो हैं वो सबसाइड हो जाते हैं, ठीक है, और आपको लगता है कि शायद आपका प्रॉब्लम ठीक हो गया है, तो आप वो लेना छोड़ देते हैं एंटीबायोटिक्स, और फिर आपका रिलैप्स हो जाता है, ठीक है। इसी तरह से जो थेरेपी है बिल्कुल एंटीबायोटिक्स के कोर्स की तरह, इसका भी एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है और नंबर ऑफ सेशंस हैं जो कि आपकी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग डिसाइड होते हैं। उनको सिस्टमैटिक ऑर्डर में और रेगुलर लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आप वो नहीं लेते, हाफ वे में छोड़ के चले जाते हैं, उसकी वजह से देन यू सफ़र मोर एंड मोर इन योर लाइफ। अक्सर लोग कहते हैं कि मैं 10-10, 15-15 साल से ट्रीटमेंट ले रहा हूँ, वो इस वजह से कि उन्होंने कभी रेगुलर एक सिस्टमैटिक ऑर्डर में ट्रीटमेंट लिया नहीं होता है। तो जब वो ट्रीटमेंट लेते नहीं हैं, पूरा नहीं करते हैं, तो वो फिर रिलैप्स होता है, ठीक है। अच्छा, आप डिफ्रेंशिएट कैसे कर सकते हैं, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि जो प्रोक्रेस्टिनेशन है वो मेंटल इलनेस का पार्ट है, या वो आपका एक हैबिचुअल हैबिट है, या आपका बिहेवियर है, या हैबिचुअल बिहेवियर है आपका। सो मेंटल इलनेस के साथ जो लोग होते हैं, उनका जो प्रोक्रेस्टिनेटरी बिहेवियर होता है वो हर तरह की एक्टिविटीज़ के लिए होता है, यानी वो एक्टिविटीज़ भी, चाहे वो टास्क सिंपल हों, ठीक है, या वो कॉम्प्लेक्स हों,
या चाहे वो फन टास्क हों या वो बोरिंग हों, ठीक है, वो हर तरह की टास्क के लिए दे प्रोक्रेस्टिनेट, ठीक है, सिर्फ उनके लिए नहीं करते, यानी दे ऑल फन एक्टिविटीज़ प्लेजेंट टास्क के लिए भी करेंगे, इंजॉयबल टास्क को भी प्रोक्रेस्टिनेट करेंगे। जबकि प्रोक्रेस्टिनेशन एज अ बिहेवियर और हैबिट, आप सिर्फ उन एक्टिविटीज़ को करते हैं जो आपके लिए इंजॉयबल नहीं होती हैं, ठीक है, जो आपके लिए अनप्लेजेंट होती हैं, ठीक है, जिनके साथ कोई ना कोई फियर या एंजाइटी आपकी एसोसिएटेड होती है, ठीक है। ये तो था आपका बेसिकली ये डिफरेंट कॉजेज थे जिस पर मैंने बात की। वन माइंडफुल एक्सरसाइज फॉर वर्किंग विद योर क्रिटिकल माइंड, जैसे मैंने कहा कि क्रिटिकल माइंड है, फियर है, एंजाइटी, इवैल्यूएशन के साथ लो सेल्फ एफिकेसी बिलीफ आपके एसोसिएटेड हैं, आपके नेगेटिव थिंकिंग एसोसिएटेड है। अब अगर ये सारी चीज़ें हैं तो दिस इज़ वन ऑफ द माइंडफुल एक्सरसाइज जो कि आप कर सकते हैं। दिस विल हेल्प यू टू कीप फोकस्ड ऑन द टास्क यू आर डूइंग। रिमेंबर, हमारी जो थॉट्स होती हैं दे हैव अ वेरी पावरफुल इन्फ्लुएंस ऑन हाउ वी फील। हमारी थॉट्स डिटर्मिन करती हैं कि हम कैसा फील करते हैं, हमारी थॉट्स डिटर्मिन करती हैं हमारे एक्सपीरियंसेस को जो हमारे डे टू डे लाइफ में होते हैं। सो इसका मतलब है कि जैसे जैसे हमारी थॉट्स फ्लक्चुएट करती हैं, आवर पर्सपेक्टिव अबाउट थिंग्स ऑल्सो फ्लक्चुएट। सो हमारा जो बेसिकली माइंड है ना, इट्स लाइक अ टीवी। जैसे टीवी के ऊपर बहुत सारे चैनल्स चल रहे होते हैं, इसी तरह से जो है हमारे माइंड के अंदर भी जो है इट्स लाइक अ टीवी जिसके अंदर डिफरेंट चैनल्स हैं। सो राइट एट द मोमेंट हम किस चैनल में एब्जॉर्ब्ड हैं, दैट विल डिटर्मिन कि इस वक्त कौन सा पर्सपेक्टिव डोमिनेट कर रहा है। सो गुड थिंग अबाउट आवर माइंड इज़ कि ये फ्लक्चुएट करता है। इसका मतलब है कि इट हैज़ द कैपेसिटी ऑफ द माइंड जो है टू चेंज इट्स पर्सपेक्टिव। दिस इज़ समथिंग गुड। लेकिन अक्सर क्या होता है कि ये वाली एक्टिविटी हम माइंडलेसली कर रहे होते हैं, हमें नहीं पता होता कि इस वक्त मेरा माइंड कहाँ, यानी पर्सपेक्टिव चेंजिंग इज समथिंग गुड। दिस इज द एबिलिटी ऑफ माइंड, जिसकी वजह से हम नेगेटिव थिंकिंग को पॉजिटिव में चेंज करते हैं। हम वो जब कहते हैं ना सोच का जाविया बदलना, तो हम इसी की वजह से, इसी हमारी एबिलिटी की वजह से बदलते हैं। लेकिन ऑफन दिस हैपन्स, ये जो पर्सपेक्टिव हमारे माइंड, जैसे मैंने कहा कि टीवी चैनल है और टीवी है जिस पर डिफरेंट चैनल्स हैं, और कौन से चैनल पे राइट एट द मोमेंट वी आर एब्जॉर्ब, दैट विल डिफाइन कि इस वक्त मेरा कौन सा पर्सपेक्टिव है। लेकिन ऑफन दिस हैपन्स इन अ माइंडलेस वे। सो अगर हम ये जो मैं आपको माइंडफुल एक्सरसाइज कराती हूँ, अगर इफ़ यू पे अटेंशन टू आवर ब्रीदिंग पैटर्न, अगर हमारा जो ब्रीदिंग पैटर्न है अगर हम उस पर अटेंशन पे करें, ठीक है, सो वी कैन हैव ग्रेटर इंसाइट अबाउट दिस, जो हमारा पर्सपेक्टिव चेंज का प्रोसेस है, वी हैव अ ग्रेटर इंसाइट अबाउट इट। सो हम करते क्या इस ब्रीदिंग एक्सरसाइज के अंदर कि हम ब्रीदिंग पैटर्न के ऊपर फोकस करते हैं, एंड व्हेन यू आर फोकस्ड ऑन द ब्रीदिंग पैटर्न, ठीक है, हम कोई एफर्ट पे नहीं करते। वट एवर इज़ आर ब्रीदिंग पैटर्न, मैं अभी आपके साथ आपको एक्सरसाइज कराऊंगी और बिल्कुल आप वैसे ही कीजिएगा जैसे मैंने की है, ठीक है। तो उसको जो है बेसिकली जो भी ब्रीदिंग पैटर्न है हम जस्ट उसके ऊपर फोकस कर रहे होते हैं। सो व्हेन यू फोकस ऑन दैट, व्हाट हैपन्स कि आप आवर माइंड हैज़ एन एबिलिटी टू वॉन्डर, ठीक है। इसका मतलब है आवर माइंड वॉन्डर्स हियर एंड देयर, वो इधर उधर घूमता फिरता भटकता है हमारा जहन। तो लेट इट बी, वो जैसे भटक रहा है, जो थॉट्स आ रही हैं, लेट द थॉट्स इन, लेट द थॉट्स गो, ठीक है। हम उनको आने देते हैं, जाने देते हैं। वी डोंट फॉलो आवर थॉट्स, हम थॉट्स को फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है। हम उसके ऊपर एक्ट आउट नहीं करते, हम एग्जीक्यूट नहीं करते, ठीक है। हम उन्हें जो है सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं, एंड वी एक्सेप्ट एक्नॉलेज देयर प्रेजेंस, और वापस हम अपना फोकस ब्रीदिंग पे लेके आते हैं। सो डूइंग दिस एक्सरसाइज अगेन एंड अगेन, व्हाट हैपन्स कि आपका माइंड ट्रेंड हो जाता है कि व्हेन एवर योर फोकस शिफ्ट्स, ठीक है, यू कैन ब्रिंग इट बैक टू द प्रेजेंट मोमेंट, ठीक है। सो इस एक्सरसाइज के लिए आपको करना क्या होगा, सबसे पहले यू हैव टू सिट इन अ कंफर्टेबल पॉस्चर। किसी भी कंफर्टेबल पॉस्चर में, क्वाइट प्लेस पे बैठ जाइए, यानी खामोश जगह पे, जो पीसफुल जगह हो, पीसफुल इन्वायरमेंट हो, वहाँ पे आप बैठ जाइए और एक कंफर्टेबल प्लेस पे, और अपना सारा फोकस जो है, व्हेन यू आर सिटिंग ओवर देयर, यू कैन क्लोज योर आइज। अपनी आंखें बंद भी कर सकते हैं, अपनी खुली आंखों के साथ भी कर सकते हैं, वट एवर वे यू फील गुड, ठीक है। आप इस एक्सरसाइज के लिए, इसके लिए आप अपने सारा फोकस अपनी ब्रीदिंग पे ले आइए, ठीक है। सो व्हाट यू हैव टू डू कि ब्रिंग योर फोकस ऑन योर ब्रीदिंग। सो बी अवेयर ऑफ हाउ यू ब्रीथ, ठीक है, आप कैसे ब्रीदिंग कर रहे हैं, बी अवेयर ऑफ दैट। इज इट अ डीप ब्रीदिंग और इज इट अ शैलो ब्रीदिंग, ठीक है। ये डीप ब्रीदिंग है या शैलो ब्रीदिंग है। आपको अपनी ब्रीदिंग को कंट्रोल करने या चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। देयर इज़ नथिंग टू बी फिक्स्ड। आप जैसे सांस ले रहे हैं आप बिल्कुल वैसे ही लेते जाइए। जस्ट नोटिस
क्या ये शैलो है, ठीक है, यानी सुपरफिशियल है, या गहरे गहरे सांस ले रहे हैं आप। सो सिंपली नोटिस इट, और नोटिस करें कि जैसे जैसे आप सांस लेते जा रहे हैं, ये सांस आपके नोस्ट्रिल से होता हुआ इट इज़ ट्रेवलिंग डाउन टू योर लंग्स, आपके लंग्स तक जा रहा है, होता हुआ आपके नोस्ट्रिल से लंग्स तक जा रहा है। एंड नाउ इट इज़ कमिंग बैकवर्ड, वापस मुंह से बाहर की जानिब निकल रहा है। सो अलाउ योर सेल्फ कि चंद मिनट के लिए आप बिल्कुल ऐसे ही ब्रीथ करें। अब आहिस्ता आहिस्ता अपनी सारी तवज्जो अपने नेवल एरिया पे ले आइए, यानी अपने नाफ पर। अब जैसे सांस आप अंदर की जानिब ले रहे हैं, आपकी टमी ऊपर की जानिब, बाहर की जानिब उठ रही है। जैसे बाहर की जानिब इट इज़ राइजिंग, बाहर की जानिब उठ रही है। और जैसे आप वापस एक्सहेल कर रहे हैं, आपकी टमी वापस अंदर की जानिब जा रही है। सांस लेने के इस अमल को इसी तरह से जारी रखिए, अपनी तवज्जो इस पे जारी रखिए। और जब सांस आप अंदर की जानिब लें, जैसे इनहेल, तो आपकी टमी बाहर की तरफ आ रही है। आप ख़ुद को कह सकते हैं इन या राइजिंग, जब आप सांस अंदर की जानिब लें। और जब आप सांस बाहर की जानिब निकालें, तो आप कह सकते हैं ख़ुद को आउट और फॉलिंग। So keep breathing like this. Inhale. You don't have to change anything. जैसे आप सांस ले रहे हैं, be it a normal breath जैसे आप करते हैं वैसे कीजिए। In, rising, out, falling. In, rising, out, falling. इसी तरह से फोकस करते जाइए अपने सांस के इन और आउट पर। जल्दी या थोड़ी देर में आप नोटिस करेंगे कि आपका जहन सांस के इन और आउट की सेंसेशन से हटकर इधर उधर भटक रहा है। जस्ट नोटिस योर थॉट्स, जस्ट नोटिस योर थॉट्स कमिंग इन एंड गोइंग। सिर्फ तवज्जो दीजिए अपनी थॉट्स पर कि सोचें थॉट्स आपकी आ रही हैं और जा रही हैं, बग़ैर सोचे कि यू हैव टू फॉलो योर थॉट्स। आपको अपनी थॉट्स को फॉलो नहीं करना, उस पर एक्ट नहीं करना। So view your thoughts as mental events rather than a fact. ये thoughts जो हैं आपकी, ये mental event हैं which are coming in and going out in your brain. Make a mental note. If you have a paper or pencil with you, you can take note on paper or pencil, on paper with pencil, or you can make a mental note. जो भी सोचे हैं आप उनको पेपर पे लिख सकते हैं। या चाहें तो एक मेंटल नोट बनाइए और ख़ुद से ये सवाल पूछिए, क्या ये थॉट सोच खुद ब खुद मेरे जहन में पॉपअप हुई है? क्या ये जो असल सिचुएशन है, ये सोच उस पर फिट आती है? डज दिस थॉट फिट ऑन एक्चुअल सिचुएशन? इज देयर एनीथिंग अबाउट दिस थॉट विच आई कैन क्वेश्चन? किसी और सिचुएशन में व्हाट आई वुड हैव थॉट अबाउट इट, किसी और सिचुएशन में मैंने सोच के बारे में क्या सोचा होता? Is there any alternative thought? Yeah, is there any alternative to this thought? Now
Gently ask yourself, am I overtired? क्या मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ? Am I jumping to conclusion? कहीं ऐसा तो नहीं कि हक़ाइक़ को जाने बग़ैर मैंने फ़ौरन नतीजा अख़ज़ कर लिया है? Am I thinking in black and white? या मैं कहीं बहुत एक्सट्रीम तो नहीं सोच रही? Am I expecting perfectionism? Now return back to your breathing pattern. वापस जाइए अपने breathing pattern पे and in and out. Focus on your breathing, in and out of your breathing. Inhale, in, rising, exhale, out, falling. Inhale, in, rising, exhale, out, falling. Inhale, in, rising, exhale, out, falling. Okay, now bring all the awareness in the present moment. Come back to the present moment where you were listening to me. वापस आ जाइए अपने स्टेट के अंदर. सो दिस इज़ अ माइंडफुल एक्सरसाइज. ठीक है, मैं इसको अलग से रिकॉर्ड करके भी जो हमारा पेज है उस पर मैं डाल दूँगी, और इसको यूट्यूब चैनल पे भी. दिस इज़ द एक्सरसाइज जो कि प्रोक्रेस्टिनेशन के लिए, जो हमारा माइंड वॉन्डर्स, जो कि हमारी नेगेटिव एक्सट्रीम थिंकिंग है, सेल्फ जो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस हैं, नेगेटिव सेल्फ एफिकेसी बिलीव हैं, और उसकी वजह से जो नेगेटिव फियर और एंग्जाइटी रिलीज होती कॉज होती है, ठीक है, उसको ओवरकम करने के लिए दिस इज़ द एक्सरसाइज. दिस व्हाट हेल्प्स दिस एक्सरसाइज कि जब आप ब्रीदिंग की, बिकॉज जैसे मैंने कहा कि आवर माइंड हैज़ अ एबिलिटी टू वॉन्डर. लाइक हमारी माइंड का कैरेक्टरिस्टिक है कि ये इधर से उधर भटकता है, हर थोड़ी देर में फोकस शिफ्ट होता है, इधर उधर भटकता है. सो हमने इसमें क्या किया है कि हमने ब्रीदिंग के ऊपर हमारी सारी अटेंशन फोकस की है. व्हेन आवर माइंड स्टार्टेड टू वॉन्डर, ठीक है, हमने थॉट्स को उनकी प्रेजेंस को एक्नॉलेज किया है. ठीक है, हमने उनके ऊपर एक्ट अपॉन नहीं किया, हमने उनको एवेल्युएट नहीं किया. पहले हमने सिर्फ उसको वी एक्नॉलेज देयर प्रेजेंस. अच्छा, उसके बाद व्हाट वी डिड इज़ कि हमने उनको पेपर पे लिखा है. ठीक है, द गुड इज़ कि अगर आपके पास पेपर पेंसिल हो तो आप थॉट्स को उनके ऊपर लिख लें. सो वंस यू ब्रिंग थॉट्स आउट ऑफ योर माइंड, दे कम ऑन द पेपर. सो होता क्या है कि आप लेट गो कर देते हैं, बिकॉज वंस दे कम आउट ऑफ योर माइंड तो वैसे ही थॉट्स आपकी सबसाइड हो जाती हैं. या जो मैंने क्वेश्चंस आपको बताएं कि अगर इफ़ दे डोंट गेट सबसाइड, तो ये जो क्वेश्चंस हैं, व्हाट दीज क्वेश्चंस डू, ये क्वेश्चन आपको हेल्प आउट करते हैं टू एवेल्युएट योर थॉट्स कि वो कितने रियलिस्टिक हैं, वो कितनी, जो मैंने आपको सवालात बताए. ठीक है, व्हेन यू एवेल्युएट तो यू गेन अ सेकंड पर्सपेक्टिव, एन अल्टरनेटिव अदर पर्सपेक्टिव ऑन योर थॉट्स. सो ऑटोमेटिकली व्हाट हैपन्स कि जब आपको अदर पर्सपेक्टिव मिलता है तो योर थॉट्स जो ऑलरेडी जो सेल्फ क्रिटिकल थॉट्स हैं, नेगेटिव थॉट्स हैं, तो यू गेट एन अल्टरनेटिव प्रैक्टिस, और वो आपकी जो है वो फिनिश हो जाती हैं. ठीक है, रीस्ट्रक्चर, रीफ्रेम हो जाती हैं. देन यू ब्रिंग बैक योर अवेयरनेस ऑन योर दिस एक्सरसाइज. व्हाट हैपन्स कि आप जब आपकी टेंशन इधर